हाँ जी दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे अपना इंग्लिश के बारे में। बिहार बोर्ड से आप पढ़ते हो, आप क्लास 12 में हो, चाहे आपका साइंस कॉमर्स या आर्ट्स हो, आप सबको पता होगा। आपको ये बुक है ना, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का ये बुक जो है ये पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आपके परीक्षा में 10 से 12 मार्क्स, कभी कभी उससे भी ज्यादा, कभी कभी 1-2 मार्क्स कम, लेकिन पूछा जाता है आप सबके परीक्षा में। ये समझो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 10 से 12 मार्क्स भाई बहुत मायने रखता है अपने बोर्ड परीक्षा के लिए। और स्पेशली अगर आप आज की इस क्लास को पढ़ोगे ना, तो हम इस बुक में जितने भी पेजेस देख रहे हो, जितने भी चैप्टर्स देख रहे हो, ये पूरा आज कंप्लीट कर देंगे। और कोई बहुत बड़ा क्लास नहीं होगा, बल्कि मतलब हम बोलेंगे मोस्टली 90 मिनट के आसपास, है ना, 90 मिनट के आसपास ये क्लास जाएगा। ठीक है, 1 से 1.5 घंटे में, है ना, 1.5 घंटे हाईएस्ट में हम इसको पूरे अच्छे से कंप्लीट कर देंगे। आपको एक एक चीज पढ़ा देंगे, सब कुछ बता देंगे। ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश क्या है ना, इसमें क्या क्या चीजें होती है, सब कुछ हम डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। आप लोग तैयार हो आज के इस क्लास के लिए? क्या आप सारे लोग, है ना, आप सभी स्टूडेंट क्या आज के इस क्लास के लिए तैयार हो? आप जितने सारे स्टूडेंट आज के इस क्लास में जुड़े हैं, देखो हम ये बोलेंगे, आप सब लोग अच्छे से इस क्लास को करो। एक कॉपी एक पेन लेके बैठो। ठीक है, क्योंकि देखो ये लंबा क्लास है, इसलिए हम 1-2 मिनट आपको समझा देते हैं, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। उसके बाद शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टोरी ऑफ इंग्लिश आप सबकी परीक्षा के लिए जरूरी है। आपका साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, क्लास 12 में पढ़ते हो, आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। अब जहां तक बात करें, ठीक है, ये जो है इसको करने के लिए, है ना, हम भी थोड़ा सा बहुत मेहनत किए हैं कि आपको थोड़ा सा आसान बना के हम पीडीएफ ये दे रहे हैं। ठीक है, मतलब पूरे बुक को बहुत आसान बनाए, इससे आसान और कहीं आपको यूट्यूब पे मिल ही नहीं सकता, हम गारंटी लेते हैं। ठीक है, इतना मेहनत कोई करने के लिए नहीं बैठता। एक मतलब एक ये छोटा सा बुक पे इतना मेहनत कोई नहीं करने बैठता। उतना मेहनत करके हम इसको तैयार किए हैं, आज आपको वो दिखेगा। और हम आप सबसे एक चीज चाहेंगे बच्चे लोग, है ना, कि आप सारे लोग इस वीडियो को प्लीज, आप सब सारे लोग इसको लाइक कर लीजिए और अपने और सारे दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर लीजिए, ताकि आज ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हम ये वीडियो को पहुंचा पाए। आज आपको ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, दोबारा आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं ना पड़े, है ना। थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा शेयर कर लीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आज इस लाइव क्लास से जुड़ सके, है ना। तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं अपना स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ना, है ना। स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ठीक है, सिंपल, हम आपको बहुत आसान भाषा में बताएंगे। ठीक है, और ऐसे बताएंगे कि जिस बच्चे को इंग्लिश से डर लगता है, दिक्कत होता है, उसको भी एक एक चीज आज समझ में आ जाने वाली है। आज के बाद इंग्लिश से डरना छोड़ देना है। ठीक है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश तो पूरा मजेदार तरीके से क्लियर। तो चलो ना, पढ़ना शुरू करते हैं अब, है ना। कितनी हम लोग बातें करेंगे, अब कोई समय बर्बाद नहीं, अब सिंपल पढ़ाई पे फोकस। चलो, आप सारे बच्चे मोबाइल को फुल स्क्रीन कर लीजिए और मेरे साथ पढ़ना शुरू करिए। ठीक है, सभी स्टूडेंट मोबाइल को करिए फुल स्क्रीन और मेरे साथ पढ़ना शुरू करिए। देखो जी, बुक का क्या नाम है? बुक का नाम है स्टोरी, है ना, स्टोरी ऑफ इंग्लिश। ठीक है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश। ठीक है जी, स्टोरी ऑफ इंग्लिश यानी भाई स्टोरी का मतलब आप जानते हो कहानी होता है, और इंग्लिश का मतलब आप जानते हो अंग्रेजी, है ना। तो भैया यहां पे इसका मतलब क्या हो गया? अंग्रेजी की कहानी, है ना, यानी अंग्रेजी की कहानी, अंग्रेजी की, है ना, कहानी, है ना। मतलब एक तरीके से हम लोग पढ़ते हैं ना कि एक राजा एक रानी की कहानी, है ना, एक भूत की कहानी, एक जंगल की कहानी, ऐसे पढ़ते हैं ना। अगर हम बोलते हैं एक राजा रानी की कहानी, जैसे हम लोग बोलते हैं एक राजा रानी की कहानी, है ना, बोलते हैं ना एक राजा रानी की कहानी। ठीक है, तो हम लोग उसमें क्या चीज के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं? हम लोग इसमें अगर हम लोग बोलते हैं कि राजा रानी की कहानी, तो हम लोग उसमें राजा रानी के बारे में बात कर रहे होते हैं ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अगर हम लोग बोलते हैं कि एक राजा रानी की कहानी, तो उसमें हम राजा रानी के बारे में बात कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि भैया अंग्रेजी की कहानी, है ना, तो इसमें हम लोग किस चीज के बारे में बात करेंगे? ऑब्वियसली अंग्रेजी के बारे में बात करेंगे, है ना। जैसे राजा रानी की कहानी में राजा रानी के बारे में बात करते हैं, तो ऐसे स्टोरी ऑफ इंग्लिश यानी अंग्रेजी की कहानी में हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? अंग्रेजी के बारे में बात करेंगे। यानी ये पूरा स्टोरी किसके ऊपर है? इंग्लिश के ऊपर। यानी एक तरीके से जैसे हम लोग इसमें राजा रानी में बात करते हैं, एक उस जगह पे राजा था, है ना, उसका ये इतना बड़ा साम्राज्य था, ये इसका प्रभाव था, ऐसे हम लोग डिस्कस करते हैं कहानी वगैरह में। तो ऐसे ही आओ ना, हम लोग अंग्रेजी की कहानी को जानते हैं, यानी अंग्रेजी भाषा की शुरुआत कब हुई है ना।
अंग्रेजी भाषा कैसे बना, है ना, अंग्रेजी भाषा कैसे शुरुआत हुई। भाई सिंपल, कभी कभी आप नहीं सोचते हो आखिर कौन आया, है ना, कौन ऐसा आया जो आदमी बोल दिया कि अच्छा इसको कहेंगे मोबाइल, है ना, इसको कहेंगे मोबाइल, इसको कहेंगे हैंड, इसको कहेंगे हाथ, है ना। कौन ऐसा आदमी आया जो इसको हैंड बोल दिया, इसको हाथ बोल दिया, है ना। कौन ऐसा आदमी आया जिसको आई बोल दिया, है ना, इसको आंख बोल दिया, ठीक है। कौन ऐसा आदमी आया, ठीक है, कौन ऐसा आदमी आया। कभी कभी सोचना चाहिए ये सब चीजों के बारे में। जब हम लोग अंग्रेजी की कहानी को सीख रहे हैं, इंग्लिश स्टडी ऑफ इंग्लिश को सीख रहे हैं, ठीक है, तो आज आपको अंग्रेजी को जानने को मिलेगा कि अंग्रेजी भाषा कैसे बना, ठीक है। आप सब लोग जानते हो, है ना, कि अपना संस्कृत भाषा जो है, संस्कृत भाषा सबसे पुराना भाषा है, लेकिन संस्कृत भाषा, है ना, तो पुरानी भाषा है, लेकिन अंग्रेजी भाषा ऐसी भाषा है जो पूरी दुनिया में लगभग बोला जाता है ना। आप अगर दूसरे देश में घूमने जाओगे तो आप कौन सा संस्कृत भाषा बोलोगे, हिंदी भाषा बोलोगे, नहीं समझ पाएगा, है ना। तो वहां पे अंग्रेजी भाषा में बोलोगे तो लगभग चांस है कि वो समझ रहा होगा, वो आपको थोड़ा सा हेल्प कर देगा, ठीक है। इसलिए अंग्रेजी भाषा बहुत जरूरी है, ठीक ना। तो यहां पे आपको अंग्रेजी की कहानी में हम लोग वही सीखेंगे कि इसकी शुरुआत कहां से हुई, ऑरिजिन क्या था, अंग्रेजी भाषा कैसे कैसे बना, आज इतना बड़ा भाषा अंग्रेजी कैसे बन गया, आखिर अपना हिंदी क्यों पीछे रह गया, है ना। तो सब कुछ आज जानेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ठीक है, एक बात बताओ, ठीक है। अच्छा ठीक है, हम आपको रुको स्टोरी ऑफ इंग्लिश सिखाते हैं ना, इस कड़ी में सबसे पहले हम एक चीज क्लियर कर देते हैं बच्चे लोग, है ना, कि आपको इसमें कितने चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, ठीक है। देखो कुल मिला के स्टोरी ऑफ इंग्लिश क्लास 12 के बच्चे जो भी होंगे, साइंस कॉमर्स या आर्ट्स, उन सबको कितने चैप्टर्स इसमें पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे आपको इंग्लिश में पता है कि भाई पोएट्री सेक्शन में 10 चैप्टर है और प्रोज सेक्शन में 11 चैप्टर है, 11 चैप्टर्स है, ये तो क्लियर होगा। अब ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश अगर पलटोगे ना बुक, बहुत लोग के पास ये बुक भी नहीं होगा, हमको पता है, लेकिन टेंशन मत लो, आज के इस क्लास को कर लोगे, आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश पे दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना, गारंटी मेरे तरफ से। अब देखो जी, अब देखो जैसे ही पेज पलटते हैं, है ना, हम पेज पलट रहे हैं, आपका काम हम कर रहे हैं ना, कोई टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे कुल मिला के 11 चैप्टर्स आपको दिखेगा। कितने चैप्टर्स बाबू, है ना, हम आपको दिखाएं तो आपको यहाँ पे दिखेगा कुल मिला के 11 चैप्टर्स। थोड़ा सा अगर हम दिखा पाए, देखो थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है चैप्टर प्रेस्क्राइब्ड फॉर क्लास 11। क्लास 11 में 1 2 3 4 5 चैप्टर पढ़ना है। क्लास 12 के बच्चों के लिए 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स पढ़ने होंगे, यानी कुल मिला के 11th और 12th मिला के कुल मिला के 11 चैप्टर्स है ना। 11th और 12th मिला के 11th, है ना, में अपने को 5 चैप्टर्स पढ़ना होता है, और 12th में आते हैं तो इसके हम लोग के 6 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, यानी टोटल 11 चैप्टर्स है स्टोरी ऑफ इंग्लिश में। तो क्लास 12 में हम लोग को ये 6 चैप्टर्स जो पढ़ने होते हैं, ये 6 चैप्टर्स, तो उन सारे 6 चैप्टर्स को आते हैं आज हम लोग सीखेंगे, है ना। यानी जो भी आपके परीक्षा में क्लास 12 फाइनल बोर्ड परीक्षा में इस बुक से जो भी पूछा जाता है वो सारा कुछ हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। तो चलो ये 6 चैप्टर्स आखिर कौन कौन से हैं वो जान लेते हैं, है ना। यानी स्टोरी ऑफ इंग्लिश में हम लोग को बोर्ड परीक्षा के लिए कौन कौन से 6 चैप्टर्स पढ़ने पड़ते हैं बाबू, है ना। तो पहला चैप्टर आप अगर नोट करना चाहोगे तो कर सकते हो, ओल्ड इंग्लिश, है ना, ओल्ड इंग्लिश करके एक पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर का नाम है मिडिल इंग्लिश, तीसरा चैप्टर का नाम है मॉडर्न इंग्लिश, और चौथा चैप्टर का नाम है इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज। ये सब चैप्टर का नाम है ना। इंग्लिश कैसे वर्ल्ड लैंग्वेज बना, ये सब के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। पांचवा चैप्टर है अपने पास स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा, और छठा चैप्टर है अपने पास स्टोरी ऑफ नॉवेल इन इंग्लिश, ठीक है। कहोगे भैया ये सारे चैप्टर्स आज पढ़ाएंगे क्या? हाँ सारे चैप्टर आज पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहो, ये 6 चैप्टर्स बाबू हम लोग का होता है, और चलो हम लोग एक एक करके सारे चैप्टर्स को पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। अब बताओ हमें एक चीज बताओ, ठीक है, हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं बाबू, ठीक है। हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, ये हम सिखा रहे हैं, अब आपको स्टोरी सुना रहे हैं इंग्लिश की, इंग्लिश कैसे बना। अगर हमारा ये स्टोरी सुन लोगे ना तो आपका लगभग पूरा जो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश समझ में आ जाएगा, ठीक है, इंग्लिश भाषा कैसे बना। अब बताओ बाबू, है ना, कि अच्छा अपना एक संस्कृत भाषा है, आप सबको पता है संस्कृत भाषा, है ना, ठीक है। संस्कृत भाषा पुराना भाषा है या फिर इंग्लिश भाषा पुराना है? आप हमें ये बताओ, इंग्लिश भाषा पुराना है या संस्कृत भाषा पुराना है? कौन सा भाषा पुराना है? तो आप सब लोग बोलोगे हाँ भैया इंग्लिश, ये जो है ना इंग्लिश तो अभी नया नया भाषा है भैया, ये संस्कृत बहुत प्राचीन भाषा है ना, ये बहुत प्राचीन भाषा है ना, ये बहुत प्राचीन भाषा है भैया, है ना। यानी ये तो अभी बोल सकते हैं, इंग्लिश तो अभी यंगर है भैया, है ना, इंग्लिश को हम यंगर बोल देंगे भैया, है ना, यंगर लैंग्वेज है ना, यंगर, है ना, हम इसको यंगर बोल देते हैं, ठीक है भैया, यंगर, है ना। अच्छा देखो
है ना भैया, हम इसको यंगर भाषा बोल देते हैं, ठीक है, क्या बोल देते हैं, यंगर भाषा बोल देते हैं, यानी एक तरीके से कहने का मतलब हुआ इसको छोटा, है ना, यंगर बोल देते हैं, छोटा भाषा है, ठीक है। ये तो अभी भैया संस्कृत से छोटा है ना। पार्सियन भाषा भी आप जानते होंगे बहुत पुराना भाषा है, पार्सियन भाषा से भी ये छोटा है। लैटिन भाषा, है ना, लैटिन भी बहुत पुराना प्राचीन भाषा है ना। तो मतलब इंग्लिश अभी बच्चा है भैया इन सब के सामने, लैटिन के सामने, संस्कृत के सामने, ठीक है, इन सब के सामने बोल सकते हो कि इंग्लिश भाषा बड़ा ही बच्चा है, ठीक है, यंगर देन संस्कृत एंड पार्सियन लैटिन, है ना। तो ये इंग्लिश छोटा है, ठीक है। एक चीज यहां पे समझ में आ गया। अब देखो, ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है, बड़ा बढ़िया, बहुत अच्छा। अब हमें एक बात बताओ बाबू, है ना, हमें एक बात बताओ, ठीक है, हमें एक चीज आप समझाओ। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि इंग्लिश भाषा कौन से देश का है ना, कौन से देश, है ना, का है ना। अरे हम तो लिख ही दिए, इंग्लैंड लिख दिए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपका भी कहीं यही तो नहीं सोच है कि इंग्लिश भाषा इंग्लैंड के लोग ही बनाए हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे हिंदी भाषा बनाए इंडिया में रह के, तो इंग्लैंड के लोग अंग्रेजी भाषा बनाए, क्या आपको भी ये लगता है? तो आप गलत हो, ठीक है। देखो जी, इंग्लिश भाषा जो है, इंग्लिश भाषा कैसे बना, ठीक है। आपको लगता होगा कि भैया इंग्लैंड वाले लोग ही इंग्लिश भाषा बनाए, ठीक है। तो एक बात बताएं, आप सब लोग जानते होंगे अंग्रेज आया था भारत में, आक्रमण किया, भारत को जीत लिया, है ना, भारत पे राज्य किया, हम लोग के पूर्वजों को कितना सताया, है ना, मतलब हम लोग को बहुत दुख दर्द सब दिया। लेकिन आप सबको क्या पता है, कुछ लोग अमेरिकन अमेरिकन बोल रहे हैं, तो नहीं 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 वैसा नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, हम आपको समझाते हैं यहां पे, ठीक है। चलो, हम लोग यहाँ पे ये समझ में आया कि भैया इंग्लिश भाषा जो है, इंग्लिश भाषा, ठीक है, इंग्लिश भाषा अपने पास क्या है, इंग्लिश भाषा, ठीक है, ये भाषा जो है ना, ये ना तो इंग्लैंड वाले बनाए, ना तो, है ना, अमेरिका वाले बनाए। तो भैया ये बनाए कौन, ये भाषा, ठीक है, इस भाषा को कौन बनाए? तो इस भाषा को बनाए कौन पता है, बताते हैं। अपने लोग के देश पे, है ना, आक्रमण किया कौन, अंग्रेज लोग, है ना, अपने लोग के देश पे आक्रमण किया कौन, अंग्रेज लोग, ठीक है। और अंग्रेज लोग हम लोग को बहुत सताया, ठीक है। तो हम लोग के मन में थोड़ा सा ये है, हम लोग को क्यों सताया, है ना, हम लोग पे क्यों इतना साल शासन किया। तो देखो, जो सताता है ना किसी को, वो पहले किसी के द्वारा सताया गया होता है ना। बोलते हैं ना कि जो है ना, इसमें कुछ अच्छा सा शायरी बन सकता है, खैर हम शायर तो नहीं है, लेकिन सिंपल इतना समझ लो, है ना, जो सताता है किसी को, वो पहले किसी के द्वारा सताया गया होता है, ठीक है। यानी इंग्लैंड के बारे में समझ लो, है ना, इंग्लैंड जो था ना, इंग्लैंड, है ना, अपने लोग को सताया, ठीक है, लेकिन अपने लोग पे ये आक्रमण किया, अपने लोग पे ये शासन करने लगा। लेकिन इससे पहले भी इंग्लैंड पर कोई आक्रमण किया था, है ना, कि भाई इंग्लैंड पे राज्य किया, है ना, राज किया, जैसे अपने लोग पे आया कौन, इंग्लैंड, और अपने लोग के पर राज किया। ऐसे ही इंग्लैंड पर भी कोई आक्रमण किया था, इंग्लैंड को भी जीत लिया, और वहां के लोगों को जबरदस्ती मार पीट के बोला भाई मेरा भाषा बोल, है ना, तुम अपना भाषा नहीं बोल सकता, तुम मेरा भाषा बोलो। और तब वो उस समय जन्म होता है वही इंग्लिश का, है ना। और वो कौन था पता है, वो कौन था, नहीं नहीं, महात्मा गांधी बना है इंग्लिश, ये बहुत अच्छा है, ये स्टूडेंट को एकदम अवार्ड देना चाहिए। ऑफिस पहुंच जाना, एजुकेशन ऑफ पटना पहुंच जाना, ठीक है, हम आपको आपके लिए एक अवार्ड रखेंगे, ठीक है। महात्मा गांधी इंग्लिश बनाए, इस लड़के का कहना है। चलो बढ़िया, है ना। देखो, तो भाई देखो, अब सिंपल समझो ये इंग्लिश भाषा कैसे बना, चलते हैं, शुरुआत करते हैं, ठीक है। इसी को अब कहानी के माध्यम से सीखते हैं, पहले हिंदी में समझाते हैं ताकि आप सबके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है, आप सबके लिए आसान हो जाएगा। अब देखो, है ना, अपना देखो, कोई भी भाषा अगर बनता है, कोई भी भाषा अगर ग्रो करता है, तो उस भाषा को ग्रो करने में क्या होता है ना, समय लगता है, ठीक है, उस भाषा को ग्रो करने में समय लगता है। कोई भाषा सब शुरू से ही सब कुछ थोड़ी बन जाता, बहुत अच्छा भाषा नहीं ना, उसमें शब्दों की कमी होगी, बहुत सारे चीजें नहीं होगी, बोलने में प्रोनाउंसिएशन की कमी होगी, ठीक है, तो ये सब चीजों की कमी होती है। तो एक तरीके से भाषा ग्रो करने में समय लगता है। तो हम लोग इंग्लिश का जो है ना पीरियड, जो अगर बात करें, है ना, पीरियड की अगर बात करें, ठीक है, तो इसके पीरियड को हम लोग, है ना, इसके पीरियड को हम लोग, ठीक है, डिवाइड करते हैं, ठीक है, थ्री टाइप्स में, ठीक है, थ्री टाइप्स में हम लोग डिवाइड करते हैं इसके पीरियड्स को, ठीक है। यानी
इंग्लिश, स्टोरी ऑफ इंग्लिश में जहां तक बात करें, इंग्लिश के पीरियड, इंग्लिश कैसे कैसे ग्रो किया, उसको हम लोग 3 भाग में बांट सकते हैं, ठीक है। यानी सबसे पहला जिसको हम बोल सकते हैं ओल्ड इंग्लिश, है ना, ओल्ड इंग्लिश, ठीक है, ओल्ड इंग्लिश। अब ये कब से शुरू हुआ पता है? ओल्ड इंग्लिश एडी 449 से 1066 एडी तक, है ना, एडी 1066। अब कहोगे भैया ये एडी का मतलब क्या है ना, पूछ सकते हो ना कि भैया ये एडी का क्या मतलब हुआ, है ना, ये एडी का क्या मतलब हुआ, ठीक है। आप लोग बोलते हो ईस्वी, बोलते हो आप लोग ईस्वी बोलते हो, बस वही ईस्वी समझ गए, ईस्वी समझ गए तो मतलब वही हुआ अपने लोग का एडी, ठीक है। अब देखो 449 ईस्वी से लेके 1086 ईस्वी तक का जो है समय जो माना जाता है कि भैया ओल्ड इंग्लिश का समय है, ठीक है। मतलब इस समय जो इंग्लिश हम लोग प्रयोग करते थे वो बहुत पुराना इंग्लिश था, ठीक है। अब देखो उसके बाद का जो पीरियड है, यानी अगर बात करोगे मिडिल इंग्लिश, उसके बाद आया, ठीक है, उसके बाद आया मिडिल इंग्लिश, ठीक है। ये बना एडी, है ना, 1150 टू एडी 1500 तक, ठीक है। यानी 1150 से लेके 1500 तक में बोल सकते हो इंग्लिश में बहुत हद तक सुधार हो गया था, ये मिडिल इंग्लिश बन गया। उसके बाद तीसरा पार्ट कौन सा आता है पता है? जहां पे मॉडर्न हो जाता है, कहां पे? यहां पे मॉडर्न हो जाता है, मॉडर्न इंग्लिश हो जाता है, ठीक है। यानी एडी 1500, ठीक है, एडी 1500 टू, है ना, टिल नाउ, यानी अभी तक, टिल नाउ यानी अभी तक का जो पीरियड होता है उसको कहते हैं हम लोग मॉडर्न इंग्लिश, ठीक है। यानी इंग्लिश पीरियड को हम लोग 3 भाग में बांट दिए कि भैया इसी समय से, है ना, एडी 449 से लेके आज तक इंग्लिश चल रहा है, लेकिन एडी है ना 449 से लेके 1066 तक का जो पीरियड है उसको कहेंगे ओल्ड इंग्लिश, ठीक है, उसको कहेंगे ओल्ड इंग्लिश। उसके बाद मिडिल इंग्लिश कहेंगे 1150 से लेके 1500 तक, और उसके बाद मॉडर्न इंग्लिश कहेंगे 1500 से लेके टिल नाउ, यानी अभी तक का पीरियड, ठीक है। तो यानी चलो अब हम लोग अभी यहां तक तो सीख गए, अब चलते हैं, शुरुआत करते हैं। बाबू अभी तक आपको कहानी बताए कुछ कुछ, अब मेन कहानी पे चलते हैं, ठीक है, मेन कहानी पे चलते हैं यहां से, ठीक है। द इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर देन संस्कृत, पार्शियन, ग्रीक, लैटिन एंड अदर ग्रेट क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ द पास्ट। यहां पे बोला क्या गया है? इंग्लिश लैंग्वेज जो है, इंग्लिश लैंग्वेज, है ना, इंग्लिश लैंग्वेज मच यंगर, है ना, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं ताकि आपको और अच्छे से दिखे। हाँ चलो, इंग्लिश लैंग्वेज, है ना, द इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर, इंग्लिश लैंग्वेज बहुत छोटा, यंगर होता है, यंगर ब्रदर किसको बोलते हैं? छोटा भाई को। तो इंग्लिश लैंग्वेज बोल सकते हो छोटा है, बहुत छोटा है, देन संस्कृत, संस्कृत से, पार्शियन से, ग्रीक से, लैटिन से, और अदर ग्रेट, है ना, अदर ग्रेट क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ द पास्ट, और बहुत बहुत प्राचीन जो है ना, बहुत अच्छा अच्छा जो भाषा है उस सबसे छोटा ये, यानी संस्कृत से, पार्शियन से, ग्रीक से, लैटिन से, इन सब से छोटा है, यंगर है, यानी छोटा है अपना इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब ये सबसे बाद में आया। जैसे जो छोटा भाई जो बाद में आता है उसको क्या कहते हैं? यंगर ब्रदर। तो ऐसे ही ये यंगर है भैया, ये इंग्लिश लैंग्वेज यंगर है, किससे? संस्कृत से, पार्शियन से, ग्रीक, ये सब समझो बड़ा भाई, तो इंग्लिश छोटा भाई, ठीक है, इंग्लिश छोटा भाई हो गया, ठीक है। तो हम आपसे पूछेंगे कि बताओ संस्कृत, लैटिन, पार्शियन, इंग्लिश, इस सब में से सबसे यंगर कौन सा है? तो आप तुरंत बता दोगे कि भैया यंगर जो है यानी सबसे छोटा जो है वो है अपना इंग्लिश, इंग्लिश छोटा भाई है तो संस्कृत बड़ा भाई है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब आपको एक चीज और समझ में आ गया कि भैया एक चीज और आप बता चुके हैं, वो क्या बता चुके हैं? हम आपको क्या बता चुके हैं? पीरियड ऑफ इंग्लिश डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, है ना, मतलब इंग्लिश के जो पीरियड, काल जो होता है, जैसे बोले ना तो हमारा जीवन कब तक बीता, है ना, यानी हमारा जीवन बच्चा में बीता, बच्चा को क्या दे सकते हैं? ओल्ड इंग्लिश। जवानी में बीता, है ना, तो मिडिल इंग्लिश। बुढ़ापा में बीता तो मॉडर्न इंग्लिश, ठीक है। यानी यहां पे क्या है? ओल्ड इंग्लिश में बचपना है इंग्लिश का, मिडिल इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा सीख चुका है इंग्लिश, इंग्लिश थोड़ा अच्छा हो भाषा बनने में समय लगता है बाबू, है ना, एक भाषा ऐसे नहीं बन पाता है, भाषा बनने में बहुत समय लगता है। तो जब भाषा बच्चा था, जब भाषा में बहुत चीज़ों की कमी थी इंग्लिश में, तब उसको ओल्ड इंग्लिश कहे। फिर जब थोड़ा इंग्लिश बहुत अच्छा हुआ, स्ट्रांग हुआ, नए नए शब्द वगैरह आए, वर्ड्स की कमी थी ना, पहले इसको पेन ही बोला जाता, कौन क्लियर करता? तो जब ये सब क्लियर हुआ तो हम लोग का मिडिल इंग्लिश आ गया, और जब और क्लियर हो गया तो आज के समय में हम लोग मॉडर्न इंग्लिश को बोलते हैं। आज हम लोग मॉडर्न इंग्लिश पे पहुंच चुके हैं, मतलब इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो चुका है ऐसा,
ठीक है। तो ये एडी 449 से 1066 तक का जो समय था ये ओल्ड इंग्लिश का था। अब आपके परीक्षा में ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो है ना, ये आपके एग्जाम के लिए हम डबल स्टार नहीं ट्रिपल स्टार लगाते हैं, ठीक है। आप सबके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 है ना, डेट के साथ में आपको याद रखना, ठीक है। ये आपके परीक्षा में लगभग हर साल पूछता ही है, कोई एक जरूर पूछ लेगा, ठीक है, कोई ना कोई एक जरूर पूछ लेगा, ठीक है। कोई ना कोई एक आपसे जरूर पूछ लेगा कि बताओ, है ना, पीरियड बताओ, ओल्ड इंग्लिश का पीरियड बताओ। तो एडी 449 से 1066 पूछ लेगा। मिडिल इंग्लिश का पीरियड क्या है भैया, है ना, तो यहां पे बता दोगे 1150 से लेके 1500 एडी तक। मॉडर्न इंग्लिश क्या है, तो एडी 1500 से लेके टिल नाउ, यानी सन 1500 लेके से आज तक जो हम लोग इंग्लिश यूज करते आए हैं वो हम लोग का मॉडर्न इंग्लिश है। हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे, बताओ बाबू, है ना, एक चीज बताओ, है ना, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि ओल्ड इंग्लिश, है ना, कब से शुरुआत हुई। ओल्ड इंग्लिश की शुरुआत जो हुई थी कब से, कौन से एडी से, है ना, ओल्ड इंग्लिश की शुरुआत कितने एडी से हुआ, बताओ। अब अगर आपको ये आंसर एक बार माइंड में हिट किया, मतलब समझो आप बहुत अच्छा, ठीक है। 449 कब समाप्त हुआ, अगर ये बता दिए तब तो भाई मतलब बहुत अच्छा। कब समाप्त हुआ यही सवाल बनता है ना, ये कब समाप्त हुआ 1066 तक, है ना। चला, अगर हम आपसे पूछते हैं बाबू मिडिल इंग्लिश के बारे में बताओ, है ना, आपसे हम पूछते हैं कि मिडिल इंग्लिश कब शुरुआत हुआ, मिडिल इंग्लिश याद है, मिडिल इंग्लिश कब शुरुआत हुआ, कहोगे भैया अगले साल, नहीं नहीं, ये शुरुआत हो कब हुआ 1150, कब से 1115 एडी से। उसके बाद कब समाप्त हुआ, ये समाप्त कब हुआ याद रखना है 1500 एडी से। अगर हम आपसे पूछते हैं मॉडर्न इंग्लिश के बारे में बताओ, है ना, मॉडर्न इंग्लिश, ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश के बारे में बताओ, ठीक है, कब से ये शुरुआत हुआ, कौन से एडी से इसकी शुरुआत हुई, मॉडर्न एडी की शुरुआत कब से हुई थी, तो ये हुई थी 1500 से, कब से 1500 से, और कब तक चल रहा है, तो भैया अभी भी चल रहा है ना, टिल नाउ, यानी अभी तक ये चल ही रहा है, मॉडर्न इंग्लिश का ही एरा अभी तक है, ठीक है। तो ये युग जो बीता ओल्ड इंग्लिश का, मिडिल इंग्लिश का, और अभी चल रहा है कौन सा, मॉडर्न इंग्लिश, ठीक है। ये याद रहेगा, डेट आप याद रखिएगा, है ना, ये सन 449 से लेके सन है ना, ईस्वी 449 से लेके ईस्वी 1066 तक, है ना, ये ओल्ड इंग्लिश रहा। तो ये सब आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब चलते हैं भैया इंग्लिश की कहानी सुनाते हैं, ठीक है। पहले क्या लगता है जब इंग्लिश भाषा नहीं था, भैया इंग्लिश की तो शुरुआत ही मान सकते हो यहां से हुआ 449 से, है ना, एडी, है ना। हम लोग इंग्लिश की शुरुआत अगर बोले कब से हुआ होगा तो हम लोग यहां पे बोल सकते हैं एडी 449 से मान लीजिए, है ना, कि इंग्लिश की शुरुआत हुई। एडी 449 पे मान लीजिए कि इंग्लिश की शुरुआत हुई, ठीक है, एडी 449 में इंग्लिश की शुरुआत हुई, ठीक है। तो इससे पहले कौन से भाषा था, है ना, इससे पहले कौन सा भाषा चलता था, ठीक है। सवाल तो ये भी आ सकती है ना, इससे पहले कौन सा भाषा था, तो भैया इससे पहले, है ना, बहुत सारे भाषाएं थी जिसका वर्चस्व था, इंग्लिश का तो नामो निशान नहीं था भैया। दूसरा लोग आके इंग्लैंड को अपना नाम तक नहीं था भैया, कम से कम भारत नाम अपने लोग रखे हैं, खुद से रखे हैं, कोई आके नहीं रख दिया, है ना भैया। इंग्लैंड का तो खुद का नाम भी नहीं है, ठीक है, इंग्लैंड का अपना नाम, इंग्लैंड का नाम तो जबरदस्ती उसको रख दिया कि भाई तुम्हारा देश का नाम हमसे इंग्लैंड है, ठीक है। पता है कौन रखा, अभी ये कहानी सुनाते हैं, उसी का कहानी सुनेगा ना, बहुत मजा आएगा। दूसरे जो अपने लोग को सताया उसके बारे में थोड़ा सा, अपने लोग का दुश्मन, है ना, और हम लोग दुश्मन के बारे में भाई खुशी होगा, ठीक है, कि चल भाई इंग्लैंड को भी तो कोई था जो परेशान किया था, मेरे विलन को तो परेशान किया। चलो तो देखो जी 449 से इंग्लिश की शुरुआत हुई। इससे पहले कुछ भाषाएं थी जैसे लैटिन, है ना, यूरोपियन भाषाएं बहुत ज्यादा थी, है ना, यूरोपियन भाषाएं जो बहुत ज्यादा क्या थी, यूरोपियन भाषाएं बहुत मतलब वर्चस्व था उसका, है ना, वही भाषा लोग बोलते थे, वही भाषा ज्यादा चलता था, ज्यादातर लोग वही भाषा बोलते थे, है ना, यही हुआ करता था। अब देखो क्या होता है जब ये यूरोपियन और एशियन लैंग्वेज, यूरोपियन यानी यूरोप का जो लैंग्वेज है ना, यूरोप वगैरह में और सब देश वगैरह जो है, डेनमार्क, ये सब जो है, ये सब में जब बहुत सारे लोग, है ना, अपनी अपनी भाषाएं बोलते थे, और एशियन में जैसे संस्कृत वगैरह, है ना, ये सब भाषाएं बहुत ज़्यादा चलता था, ठीक है। तो दुनिया पर राज कर रही थी ये भाषाएं, यूरोपियन और एशियन भाषाएं राज कर रही थी। तब इंग्लिश और इंग्लैंड नाम का अस्तित्व तो नहीं था। जब भैया संस्कृत जब जिस समय भाषा था ना, उस समय सिंपल समझो इंग्लैंड और इंग्लिश नाम का कोई चीज ही नहीं था। आज संस्कृत से तुलना होता है ना, जो संस्कृत छोटा है इंग्लिश बड़ा है। संस्कृत जब था ना उस समय इंग्लिश और इंग्लैंड दोनों नहीं था, ठीक है। आज हम जो इंग्लिश बोलते हैं वह
क्या है, जर्मनिक ट्राइब की बोली से आई है ना। आज जो हम लोग इंग्लिश बोलते हैं ना, वो कौन से ट्राइब्स, ट्राइब्स का मतलब जनजाति होता है, कहाँ का कौन सा ट्राइब्स, तो उसका नाम है जर्मनिक ट्राइब्स, है ना, उसकी बोली है। तो भैया इंग्लिश जो आज हम बोल रहे हैं वो कौन दिया था, वो कौन बोलना शुरू किया था, तो जर्मनिक ट्राइब के लोग, है ना, जर्मनिक ट्राइब्स उसको कहते हैं, ठीक है, वो बोलना स्टार्ट किया। अब ये मतलब कौन कौन से हैं, देखिए एंग्लिश, सैक्सन और जूट्स एक साथ एंग्लो सेक्शन कहलाते हैं। ये जो है ना ट्राइब्स हैं, मतलब एक तरीके से बोल सकते हो कि जर्मनी तरफ से, है ना, जर्मनी, डेनमार्क, ये सब तरफ से कुछ लोग आए, ठीक है, उस लोग, वो लोग में, है ना, अलग अलग जो बोल सकते हो जनजाति आए, ट्राइब्स आए, जनजाति आए, जैसे कि बोल सकते हो एंग्लिश आए, जैसे हम कोई अपने लोग के तरफ से कोई जनजाति उठा, पहुंच गया, संथाल जनजाति समझ लो, या कोई एक पहुंच गया, है ना, और दूसरे देश में, और वो अपना भाषा आसपास फैलाने लगा। तो ऐसे ही समझ लो एंग्लिश था, सेक्सन था, जूट था, ये तीन जनजाति था। इसको ना हम लोग तीनों को सम्मिलित रूप से अगर बोल देंगे तो हम लोग बोल देंगे एंग्लो सेक्शन, है ना, कि भैया एंग्लो सेक्शन जो लोग थे, है ना, ये लोग जो है ना, ये लोग जो है इंग्लिश थोड़ा बहुत बोला करते थे, उन लोग की बोली है। अब देखो क्या होता है, मतलब ये तो समझ गए कि भाई जर्मनिक ट्राइब्स के जो लोग थे, एंग्लो से, है ना, एंग्लिश, है ना, सेक्शंस और जूट्स, ये सब, यानी एंग्लो सेक्शन जो लोग थे वही लोग का इंग्लिश भाषा है, यानी इंग्लैंड का अपना, इंग्लिश का अपना भाषा नहीं है, ठीक है। अब देखो एडी 449 क्या है, जब इंग्लिश की शुरुआत हुई थी, ठीक है, तो एडी 449 में जर्मनी में रहने वाले जर्मन ट्राइब्स, है ना, जो गोरे चिट्टे थे, है ना, इंग्लिश से मिलता जुलता भाषा बोलते थे, ठीक है। अब ये देखो 449 में क्या होता है, जर्मनी के रहने वाले जर्मन ट्राइब्स, यानी जर्मनी के रहने वाले, यानी ये जर्मनी, है ना, डेनमार्क, ये सब देशों में जो रहने वाले जो कौन थे, जर्मन ट्राइब्स जो लोग थे, है ना, जो गोरे चिट्टे लोग थे, ये पूरा गोरे चिट्टे लोग थे, है ना, पूरा व्हाइट व्हाइट। आज हम लोग इंग्लैंड के लोगों को देखते हैं, अरे भाई गोरा, है ना, गोरा आ गया, है ना, यानी इंग्लैंड के लोग आ गया, ऐसे हम लोग सिंधा बोलते हैं। तो ये जर्मनी के जो लोग थे, जर्मन, डेनमार्क, ये सब के जो लोग थे, जर्मन ट्राइब्स, है ना, ये लोग गोरे चिट्टे लोग थे जो इंग्लिश से मिलता जुलता भाषा बोलते थे। ये लोग भी प्रॉपर इंग्लिश नहीं बोलते थे, है ना, ये भी इंग्लिश से मिलता जुलता भाषा बोलते थे। ये लोग इंग्लैंड पर आक्रमण कर दिए भैया, यही लोग इंग्लैंड पर आक्रमण कर दिए। सोचो कौन लोग, जर्मन ट्राइब्स के लोग, है ना, जर्मन ट्राइब्स, ये जर्मनिक ट्राइब देख रहे हैं ना, ये जो एंग्लिश था, सेक्शन था, जूट्स था, ये सब जो जनजाति था, ये सब लोग क्या किया, ये सब लोग जो गोरे चिट्टे लोग थे, ये लोग क्या कर दिया, इंग्लैंड पर आक्रमण कर दिया। और ये लोग बोलता कौन था, इंग्लिश से मिलता जुलता भाषा बोलता था। अब ये लोग क्या कर दिया, इंग्लैंड पर आक्रमण किया, ठीक है, और वहां के लोग धीरे धीरे इंग्लिश बोलने लगे, क्योंकि वहां पर आक्रमण करके शासन करने लगा, तो एक तरीके से वहां के लोग धीरे धीरे अब इंग्लिश बोलने लगे। और कुछ भी है ना, कुछ इस प्रकार इंग्लैंड में इंग्लिश की शुरुआत हुई, है ना, इस प्रकार से इंग्लैंड में इंग्लिश की शुरुआत हुई। अब मान लो बाबू ये अगर इंग्लैंड है, ठीक है, ये तो इंग्लैंड था ही नहीं। अब देखो जर्मनी के, है ना, अब सिंपल समझ लो कि हम आपको लिखे तो जर्मनी के कुछ ट्राइब्स थे, है ना, कुछ हमारे पास कुछ ट्राइब्स थे, ठीक है, जनजाति थे, जैसे कि भैया ये एंग्लिश, है ना, सेक्शंस और जूट्स, ये सब जिसको हम लोग एंग्लो सेक्शन कहते हैं। तो ये जो क्या किया, सीधा आक्रमण कर दिया इस जगह पे, और ये जगह का नाम रख दिया इंग्लैंड, है ना, ये जगह का नाम रख दिया इंग्लैंड। और यहाँ के लोग पर आक्रमण करके शासन करने लगा। और यहाँ के लोग जो अपना भाषा, जो कुछ अलग भाषा बोलते थे, इन लोग को बोला कि नहीं, अब जो है ना धीरे धीरे करके इंग्लिश बोलो, है ना, और इन सबसे इंग्लिश बुलवाने लगा, ठीक है, इंग्लिश बुलवाने लगा। कब तक बोला ये लोग इंग्लिश, तो समझो 449 से लेके, और इन लोग से बुलवाया कब तक पता है ना, 1066 तक, 1066 तक, जब तक इन लोग का शासन रहा, ये जर्मन ट्राइब्स के लोग क्या, जब तक इस इंग्लैंड पर शासन किया, 1066 तक ये लोग को इंग्लिश भाषा बोलने लगा, ये अपना भाषा सब भूल गया। अब इंग्लैंड के जो लोग थे वहां पे रहने वाले, उन लोगों को क्या लगता कि भैया इंग्लिश ही हमारा अपना भाषा है, क्योंकि देखो ना कितने 100 साल ये लोग बोले, है ना, अब जोड़ लो 500 साल, 600 साल ये लोग लगभग ये भाषा बोले हैं। अब कोई, अभी देखो इंग्लैंड वाले लोगों को, है ना, मतलब समझो क्या, जो हम लोग पे शासन किया था अंग्रेज, है ना, उसका गया हुआ अभी 100 साल नहीं बीता है, ठीक है, अभी उसका गया हुआ 100 साल नहीं बीता है। और सोचो कि हम लोग अब इंग्लैंड का भाषा, हम उन लोगों का भाषा हम लोग बोलते हैं, और ये लोग को वो तो 100 साल भी गया हुआ नहीं हुआ, ये लोग सोचो कितने 100 साल में है, 400, 500, 600 साल ये लोग पर शासन किया, है ना, हम लोग पे तो भाई ये कम ही दिन किया, इन लोग पर देखो, है ना, 1066, 500, 600 साल, है ना, शासन किया, और 600 साल तक लगभग इन लोग से इंग्लिश ही बुलवाया। मतलब कितने पर कितने, है ना, पीढ़ी गुजरता चला गया होगा, है ना,
भाई इंग्लिश ही बोलते हुए, तो सब अपना जो आता होगा देखता अच्छा सब लोग इंग्लिश ही बोलते हैं, तो नया पीढ़ी आता है वो देखता है इंग्लिश ही बोल रहा है, ठीक है, तो उन लोग को पता भी नहीं चला, ठीक है, उन लोग को लगता है कि अपना भाषा है अपना है, लेकिन वो तो असली बात है कि जर्मनी के जो लोग थे, जर्मन ट्राइब्स के जो लोग थे, वो लोग जर्मनी डेनमार्क उन सब के जो लोग थे, ये लोग आक्रमण करके जो इंग्लैंड का नाम इंग्लैंड रखे और उसके बाद इंग्लिश भाषा यहाँ पर स्थापित किए कि भैया इंग्लिश में बात करो, ठीक है। अब देखो और आगे क्या कहानी, और बहुत मजेदार कहानी है इंग्लिश के बारे में, ठीक है। इंग्लिश की शुरुआत कैसे हुई, जब हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, है ना, स्टोरी ऑफ इंग्लिश हम लोग समझ रहे हैं, इंग्लिश की कहानी समझ रहे हैं, ठीक है। अब देखो भैया, अब यहां पे क्या हो गया, कुछ लोग इंग्लैंड में पहले से रह रहे थे और कुछ लोग आके आक्रमण किए और ये लोग भी रहने लगे, ठीक है, तो हो गया ना। जैसे हम लोग को क्या बोलता था, है ना, जैसे इंग्लैंड वाले लोग हम लोग पे आए, हम लोग को बोलता था ए देहाती आदमी, है ना, ए भारतीय आदमी है ये, ठीक है, और हम लोग उसको क्या बोलते हैं, अरे गोरा है ना, गोरा है वो, है ना, हम लोग गोरा बोल देते थे इंग्लैंड वाले लोगों को। तो ऐसे ही समझो, ये जर्मनी वाले लोग इंग्लैंड में थे, तो इंग्लैंड वाले लोग जर्मनी को क्या बोलते थे, जर्मन के लोग जो थे, और ये लोग इंग्लैंड वाले लोगों को क्या बोलते थे, अब वो जानते हैं, ठीक है, बहुत मजा आएगा। अब देखो द जर्मनिक इन्वेडर, है ना, जर्मनिक इन्वेडर्स, यानी जो जर्मनी के जो इन्वेडर थे, जो हमलाकर्ता जो थे, जो इन्वेड किए थे, जो आक्रमणकारी थे, है ना, वेयर कॉल्ड सेक्शंस, है ना, वेयर सेक्शंस बाय नेटिव ऑफ इंग्लैंड, जो इंग्लैंड के जो नेटिव थे, मतलब जो इंग्लैंड में रहने वाले जो लोग थे, जो यहाँ पे पहले से ही रहते थे, वो लोग ना इनको, जो जर्मन ट्राइब्स के लोग जो हमला किए थे, उसको क्या बोलते थे पता है, उसको बोलते थे कि भैया ये लोग सेक्शंस है ना, सेक्शन है ना, मतलब इस लोग का नाम क्या पड़ा, इस लोग का नाम पड़ा सेक्शन, ठीक है, इस लोग का नाम पड़ा है ना सेक्शंस, ठीक है, इसका नाम क्या पड़ा, सेक्शंस नाम पड़ा, ठीक है, इसका नाम सेक्शंस पड़ा, और मतलब ये लोग इसको बोलते थे, है ना, ये लोग इसको बोलते थे सेक्शंस। अब ये लोग इसको क्या बोलते थे, है ना, अब ये देखो ये लोग क्या बोलते थे, एंड द सेक्शंस ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ सेक्शन जो था यानी जर्मनी वाले लोग जो थे, है ना, कॉल्ड नेटिव ऑफ इंग्लैंड, है ना, विलास, है ना, विलास कहते थे या फॉरेनर्स कहते थे, है ना, विलास, ठीक है, विलास, है ना, या फॉरनर, ये इंग्लैंड वाले लोगों को, ये जर्मनी वाले लोग जो आक्रमण किए थे तो बोलते थे अरे ये लोग तो है ना फॉरनर है, विलास है ना, तो इसको ऐसे करके बोलते थे, ठीक है, तो ये नाम आप समझ गए। अब देखो, अब एक कहानी फिर से शुरू होती है, कहोगे भैया आप हमें तो ये बताए थे कि आप तो हमें एक चीज बता दिए कि भैया ओल्ड इंग्लिश जो है ना, ओल्ड इंग्लिश जो है, ठीक है, ओल्ड इंग्लिश का तो आप बता दिए पीरियड, है ना, ओल्ड इंग्लिश ऐसे इतना इतना समय चला, यानी एडी, है ना, 449 से लेके और 1066 तक, एडी 1066 तक, है ना, ये चला, ठीक है, ये तो आप भैया हमें बता दिए, बहुत अच्छा किए, लेकिन आप हमें जो एक चीज हमें ये बताए, है ना, कि मिडिल इंग्लिश में कंफ्यूजन है भैया, है ना, आपके मन में होना चाहिए कंफ्यूजन कि भैया एक कंफ्यूजन है हमें कि एडी, है ना, 1150, है ना, 1150 से एडी 1500 तक, ठीक है, एडी 1500 तक मिडिल इंग्लिश बोला गया। आप हमें ये बताइए ना भैया कि यहाँ पे इतना गैप कब आया, क्यों आया, इसमें इंग्लिश नहीं बोला जाता था क्या, 1066 से लेके 1150 यहाँ पे है, तो समझो भैया यहाँ पे बताइए 1066 तक तो ये बोला गया, अब मान लो 1067 से लेके भैया, है ना, 1149 तक में कौन सा भाषा बोला जा रहा था, इतना, है ना, इतना साल कौन सा भाषा बोला जा रहा था, लगभग समझो 100 साल के आसपास हुआ, है ना, 80 70 जो भी साल हुआ, समझिए इतने सालों तक भैया कौन सा भाषा बोला जा रहा था, ठीक है, इतने इतने दिनों में क्या इंग्लिश भाषा नहीं बोला जा रहा, तो फिर कितना दिक्कत होता होगा भैया, कोई 500-600 साल इंग्लिश भाषा बोला और अचानक उसको फिर दूसरा भाषा बोलने दिया जाएगा तो बहुत दिक्कत ना हो जाएगा, है ना, होना चाहिए सवाल आपके मन में। हाँ, वो लोग इंग्लिश भाषा बीच में नहीं बोल रहा था, है ना, मतलब समझो इंग्लैंड के जो लोग थे, अब इंग्लैंड वाले लोगों को, है ना, इतना हो गया था कि इंग्लैंड वाले लोगों को इंग्लिश भाषा बोलने से मना किया जा रहा था कि जो भी इंग्लिश बोल रहा था उसको मार लगता, उसको जॉब से हटा दिया जाता, ऐसा हो गया था हाल, मतलब भाई ये लोग को भी सताया गया था बढ़िया खासा। अब देखो ये लोग इतना साल क्या किया, अब देखो ऐसा 1066 तक चला, मतलब एक तरीके से 1066 तक क्या हुआ कि भैया ये लोग आक्रमण किया, है ना, ये लोग आक्रमण किया, आराम से इंग्लैंड पे शासन किया, है ना, इंग्लैंड पे शासन किया, 1066 तक चला ऐसा। अब क्या होता है, ठीक है, इन लोगों में वहां पर कुर्सी यानी राजा को लेकर आपसी फूट के कारण क्या होता है, ये लोग आपस में ही लड़ने लगे, जो जर्मनी के वाले लोग जो गए थे कहां पे, इंग्लैंड में शासन करने, अब ये लोग आपस में लड़ने लगे कि नहीं हम बनेंगे यहाँ का राजा, हम बनेंगे आपस में राजा, है ना, कुर्सी को लेकर आपस में सब लोग लड़ लिए,
ये जर्मन ट्राइब्स के लोग थे, ये लोग आपस में कुर्सी के लिए लड़ लिए कि हम शासक बनेंगे, हम राजा बनेंगे, इसके लिए लड़ लिए। अब ऐसे में लड़ेंगे तो फायदा तो उठाएगा ना भैया, ये लोग भी तो, इंग्लैंड के लोग भी तो बदला लेने को तैयार होगा कि मेरे देश पर हमला किया है, तो हम भी तो कभी जर्मन ट्राइब्स वाले लोग से बदला लेंगे, है ना। तो ये जो है, ये जो लोग आक्रमण किया, तो कहीं ना कहीं इसका राजा होगा कोई जो भाग गया होगा या उसको मार दिया होगा। तो अब देखो क्या होता है, अब देखो क्या होता है। तो इंग्लैंड के उत्तराधिकारी जिसे हार के बाद इंग्लैंड से जाना पड़ा, है ना, वो फ्रांस के साथ मिलकर फिर से आक्रमण किया। यानी एक तरीके से ये समझिए कि जो यहां पे जर्मन ट्राइब्स के लोग जो इंग्लैंड पे आए, तो इंग्लैंड पर जो राजा थे, जो यहां का राजा था, वो क्या हुआ, वो भाग गया, है ना। वो समझिए वो फ्रांस भाग गया, है ना, वो फ्रांस भाग गया, ठीक है, वो यहां से इंग्लैंड छोड़ के भाग गया। अब उसके जो उत्तराधिकारी, इतने साल बीते, सालों पर साल बीते गए, लेकिन उसके उत्तराधिकारी, एक समझो कोई उसका बेटा बना होगा ऐसा जो थोड़ा शक्तिशाली, वो कहा नहीं, है ना, हम बदला लेंगे, मेरा इंग्लैंड था वो, हमको वहां से भागना पड़ा, ठीक है, इस जर्मन ट्राइब्स वाले लोगों के कारण। लेकिन हम अकेले अगर इंग्लैंड में अभी जाते हैं और बोलते हैं जर्मन ट्राइब्स वाले लोगों की भागो यहां से, तो नहीं भागेगा, इसलिए फ्रांस के साथ वो मिल गया। अब फ्रांस के साथ आया, है ना, फ्रांस के साथ आया, ठीक है, फ्रांस के साथ आया और ये यहां पे इंग्लैंड पे आक्रमण किया, ठीक है, और इन लोगों को भगा दिया, ठीक है, इन लोगों को भगा दिया। अब फ्रांस के साथ वो जो मतलब इसका जो शासक था वो मिला हुआ था, ठीक है, दोनों मिल गया था, लेकिन फ्रांस वाले जो राजा था ना, जो शासक था, वो बोला नहीं, हम जीते हैं, है ना, और अब मेरा भाषा इस देश में बोला जाएगा, अब इंग्लिश नहीं चलेगा, है ना, अब मेरा भाषा बोला। अब ये बेचारा जो शासक उसके साथ मिल, भाई साहब अब ये भी सताने के लिए पहुंच गया, है ना। तो एक तरीके से समझिए अब फ्रांस वाले लोग तो और जबरदस्ती, है ना, कि जैसे ये जर्मन ट्राइब्स के लोग तो थोड़ा कम भी करते थे, लेकिन फ्रांस वाले लोग तो मारते थे, है ना, पीटते थे कि नहीं भाई इंग्लिश भाषा बोलना पड़ेगा, इंग्लिश भाषा बोलना ही हो, मतलब सॉरी फ्रेंच भाषा, इन लोग का क्या था, फ्रेंच भाषा, इंग्लिश भाषा बोलने पर मना किया, अब फ्रेंच भाषा बोलेगा सब लोग, है ना, ऐसा वो लोग कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या होता है, यानी, है ना, और इसी के साथ मिडिल इंग्लिश समाप्त, ओल्ड इंग्लिश समाप्त होता है। मतलब ये लोग जो है आक्रमण किए इंग्लैंड पे और ये लोग जर्मन ट्राइब्स के लोग को भागना पड़ा वहां से, ठीक है। तो एक तरीके से समझ लीजिए कि इसके साथ ओल्ड इंग्लिश का पीरियड खत्म होता है 1066 में। यानी ये लोग आक्रमण कब किए, फ्रांस के लोग के साथ मिलकर आक्रमण कब किए इंग्लैंड पे, तो 1066 में आक्रमण किए, ठीक है, और इसी के साथ में ओल्ड इंग्लिश का समाप्ति होता है, ठीक है। अब देखो जैसे कि, और जो लड़ाई एडी 1066 में लड़ी गई थी जिसका नाम, है ना, मतलब ये जो लड़ाई, ये फ्रांस और इंग्लैंड वाले लोगों में, यानी जर्मन ट्राइब्स के जो लोग थे जो शासन यहाँ पे कर रहे थे, ये लोग में जो लड़ाई हुई थी, ये लड़ाई जो हुई थी उसका नाम रखा गया था, उसका नाम था नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, है ना, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट का नाम दिया गया। और वहां इसी के साथ फ्रेंच भाषा बोली जाने लगी। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फ्रेंच भाषा, है ना, यानी फ्रांस है तो भैया फ्रेंच भाषा तो बोले जाने लगे, है ना, फ्रेंच भाषा अब इंग्लैंड के लोग बोलने लगे। अब यहाँ के लोग कौन से भाषा बोलने लगे, तो भैया फ्रेंच भाषा बोलने लगे, क्योंकि मजबूर था। अब इंग्लैंड वाले मतलब फ्रांस वाले लोग आके अब हमला कर दिया और बोला नहीं, अब इंग्लिश नहीं, अब फ्रेंच भाषा बोलो, ठीक है, अब फ्रेंच भाषा बोलो। अब सोचो, ठीक है, ठीक है, अब फ्रेंच भाषा बोलो। अब देखो क्या होता है, भाई इंग्लैंड वाला लोग सोच रहा होगा भैया हमको क्या है, मतलब जो भी लोग आता है हमको बजा देता है, जर्मन ट्राइब्स के लोग आया वो हमको बोलता है कि तुम ये भाषा बोलो इंग्लिश। अब वो फ्रांस वाला आया, उससे लड़ा और उसको जर्मन ट्राइब्स वाले को भगा दिया। अब ये बोलता है कि नहीं अब फ्रेंच बोलो। हम क्या घंटा है मंदिर का, जो कोई आ रहा है बजा दे रहा है, ठीक है, कि मतलब जो कोई आता है कहता भाई तुम ये भाषा बोलो। अब बताइए हम कहाँ से सब भाषा सीखते रहें, ठीक है, तुरंत तुरंत भाषा बदलिए, ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है। तो फ्रांस वाला लोग फ्रेंच भाषा बोलवाने लगा। अब देखो क्या होता है ना। अब एडी 1066 से 1150 तक फ्रेंच भाषा ज्यादातर जगह बोली जाने लगी, है ना। यानी एक तरीके से देखो यहां पर जो आपको डेट बताए थे, कौन सा डेट यहाँ पे, कि भैया 1066, यानी यहाँ पे समाप्त हुआ लड़ाई, तो यहीं पे ना खत्म हुआ, ठीक है, लड़ाई जो खत्म हुआ तो यहीं पे, तो 1066 से लेके, है ना, 1066 से लेके 1150 तक, 1150 तक, है ना, 1150 एडी तक समझो, सिंपल समझो कि यहां पर ना फ्रेंच भाषा, है ना, यहां पर इंग्लैंड में क्या था, इंग्लिश भाषा अब नहीं बोले जाने लगा। अब यहां पे कौन सा भाषा बोले जाने लगा, यहां पे फ्रेंच भाषा। कौन सा बाबू, फ्रेंच भाषा यहां पे बोले जाने लगा, क्योंकि फ्रांस अब शासन कर रहा था। यह समझ में आया। अब चलो, अब क्या होता है,
यहां तक तो बोला गया, यानी ये समझो 1066 से लेके 1150 तक लोग बोला, लेकिन इतने सालों तक सोचो ना, 500-600 सालों तक लोग इंग्लिश भाषा बोले, तो उससे जुड़ गया था, कनेक्ट हो गया था यहाँ के लोग, और लगा भाई ये फ्रांस वाले लोग आया और हमारा अपना भाषा, इस लोग को लगने लगा था कि इंग्लैंड का जो भाषा है वो अब इंग्लिश ही है, इंग्लिश मेरा अपना भाषा है, सब कनेक्टेड हो गया कि भाई इंग्लिश ही मेरा भाषा है, इंग्लैंड के लोग ऐसा मान चुके थे। ठीक है, तो ये फ्रेंच वाले लोग आए और ये बोलते हैं कि मेरा भाषा बोलो, लोग जबरदस्ती तो इतना साल बोले है ना, सोचो इधर 44 है इधर 50 है ना, लगभग 94 साल लगभग में यहाँ पे ये लोग बोले है ना, कौन सा भाषा, फ्रेंच भाषा। लेकिन सबको लगने लगा कि भैया हमारा भाषा अपना तो इंग्लिश ही था, तो इंग्लिश भाषा ही हम बोलेंगे। तो अब क्या होता है, एडी का मतलब बाबू ईस्वी, ईस्वी समझ लो ना, ईस्वी है ना, फिर एडी 1050 में है ना, 1150 में वहां के पादरियों को लगा कि इंग्लिश का वजूद ही खत्म हो जाएगा, है ना, 1150 आया, यानी 1066 से 1150 तक तो फ्रेंच भाषा बोला, लेकिन 1150 में वहां के जो पादरी लोग थे, यानी जो चर्च वगैरह में जो उपदेश वगैरह देते थे, उन लोगों को लगा कि मेरा इंग्लिश का वजूद ही खत्म हो जाएगा, है ना, इसलिए इंग्लिश में स्पीच देना, उपदेश देना शुरू किया, और इस प्रकार मिडिल इंग्लिश की शुरुआत हुई। और इसके बाद क्या होता है, यहाँ के लोग जो थे 1050 आता है और 1150 आता है, और 1150 से वहां के जो भी उपदेश वगैरह देने वाले लोग थे, जो भी अच्छे अच्छे लोग थे, वो लोग इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करते कि नहीं हम फ्रेंच का बहिष्कार करेंगे, नहीं बोलेंगे हम फ्रेंच, है ना, अब हम इंग्लिश बोलेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश में बोलना शुरू किए और तब से मिडिल इंग्लिश की शुरुआत होती है। ठीक है, और फिर मिडिल इंग्लिश में कुछ सुधार होता है तो मॉडर्न इंग्लिश बनता है। ठीक है, तो आप इंग्लिश का थोड़ा सा स्टोरी समझ चुके हो। अब आ जाओ हम लोग आज से पहला चैप्टर की शुरुआत करते हैं। अब से कहोगे भैया इतना देर तक क्या हुआ, अरे इससे बहुत सवाल बनता है, देखना तुमको हम सवाल करवाएंगे ना, तब कहोगे भैया ये जो आप समझाए ना इससे बहुत सवाल मिलता है। अब पहला चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, आप सब लोग तैयार हो, पहला चैप्टर स्टार्ट करें। कहोगे भैया बहुत आसान हो गया पहला चैप्टर, देखो सच में आसान हो जाएगा अब। ठीक है, ये समझाना आप सबको बहुत जरूरी था। अब चलते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर, 6 चैप्टर पढ़ना है। सबसे पहला चैप्टर क्या है, ओल्ड इंग्लिश, है ना, ओल्ड इंग्लिश। ठीक है, चलो पहला चैप्टर की शुरुआत करते हैं, ओल्ड इंग्लिश। अब बताओ ये ओल्ड इंग्लिश जो है कब से कब तक है, तो ईस्वी 449 से लेके एडी 449 से एडी, है ना, 1066 तक का जो पीरियड है, इसको बोला जाता है ओल्ड इंग्लिश का पीरियड, है ना, ओल्ड इंग्लिश का पीरियड बोला जाता है। ठीक है, ओल्ड इंग्लिश का पीरियड बोला जाता है। क्योंकि भैया इतना देर क्लास चला और तब जाके अब समझ में आ रहा है ना, अब समझ में आ रहा है कि ये भैया, है ना, ठीक है, इतना साल समझिए, इतना साल होने के मतलब इतना 1 घंटा होने के बाद तब समझ में आता है कि अब चैप्टर 1 स्टार्ट होता है। हाँ, अब जल्दी खत्म हो जाएगा चैप्टर सब, देखना बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा अब सब। चलो, तो इतने सालों तक ये लोग बोले ओल्ड इंग्लिश। अब समझते हैं, आते हैं ओल्ड इंग्लिश के बारे में। चलिए, इसका पीरियड कब से कब तक है ओल्ड इंग्लिश का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओल्ड इंग्लिश का पीरियड, द पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश इज फ्रॉम एडी 449 टू एडी 1066, यानी 449 से लेके 1066 तक का जो समय है उसको कहते हैं ओल्ड इंग्लिश। ठीक है, इसको कहते हैं ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश इज आल्सो नॉन एज एंग्लो सेक्सन एंड एंग्लो सेल्टिक, है ना, भाई सही बात है, एंग्लो सेक्सन लोग ही न थे, एंग्लो सेक्सन लोग ही न थे। देखो इन लोग को हम लोग क्या बोलते थे, ये लोग जर्मनी वाले लोग जो थे इसको सेक्शन बोलते थे, एंग्लो सेक्शन लोग या एंग्लो सेल्टिक लोग। ठीक है, तो यही लोग का ना ओल्ड इंग्लिश था, यही लोग तो एक तरीके से आए थे इंग्लैंड में, शुरुआत किए थे, तो इसलिए ओल्ड इंग्लिश को हम लोग क्या बोलते हैं, एंग्लो सेक्शन, है ना, ओल्ड इंग्लिश को हम लोग क्या बोलते हैं, एंग्लो सेक्शन भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एंग्लो, है ना, सेक्शंस या एंग्लो सेक्शन सेल्टिक। ठीक है, तो हम लोग इसको बोलते हैं ये भाषा। तो आपसे पूछा जा सकता है ओल्ड इंग्लिश को क्या कह के पुकारते हैं, है ना, ओल्ड इंग्लिश का अदर नेम क्या है, तो आपको याद रखना है एंग्लो सेक्शन। ठीक है, उसके बाद इट इज ओरिजिनली ए जर्मन लैंग्वेज, है ना, क्या बताओ ये इंग्लैंड का अपना लैंग्वेज है, नहीं है, इट इज ओरिजिनली, ये वास्तविक में बात करें तो ये सही रूप से जर्मन का लैंग्वेज है ना, ये तो इंग्लैंड जो है, इंग्लिश जो है ये जर्मन का लैंग्वेज है, ओल्ड इंग्लिश ही जर्मन का लैंग्वेज है, इसका अपना कुछ नहीं है ना, इसका अपना नहीं है। ठीक है, अब देखो ओल्ड इंग्लिश इज आल्सो नॉन एज द डार्क एज, है ना, ओल्ड इंग्लिश को डार्क एज के नाम से भी हम लोग जानते हैं, क्या चीज करके, डार्क एज के नाम से, है ना। एक पूछा जा सकता है ओल्ड इंग्लिश इज आल्सो नॉन एज डैश, है ना, और आपको 4 ऑप्शन दे देगा, ब्राइट एज, है ना, ये एज वो एज। ठीक है, हाँ, तो इसको हम लोग डार्क एज कह के हम लोग पुकारते हैं। तो ओल्ड इंग्लिश का एक और नाम क्या हो गया बाबू, है ना, ओल्ड इंग्लिश को हम लोग एक और नाम कह के क्या पुकारते हैं, डार्क एज, है ना, इसको क्या कहते हैं, डार्क एज।
ठीक है, यहां लिख देते हैं डार्क एज, ठीक है, डार्क एज। अब देखो, लिटरेचर प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस एज वाज नॉट मच सिग्निफिकेंट, है ना, मतलब एक तरीके से इस युग में जो भी बोल सकते हैं कि जो भी लिटरेचर साहित्य वगैरह होता है ना, साहित्य लिखा जाना, अच्छी अच्छी कविताएं, कहानियां, ये सब लिखा जाना, ठीक है, पोएम्स वगैरह, तो ये सब जो लिखा गया ना वो कुछ खास नहीं था, ठीक है, क्योंकि शब्दों की कमी थी, है ना, क्योंकि शब्दों की बहुत कमी थी, इसलिए इस पीरियड में जो भी लिखा गया वो सब क्या था, नॉट मच सिग्निफिकेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहा, कुछ खास नहीं रहा, ठीक है, इसका कोई महत्व नहीं रहा। अब देखो एक और चीज़ देखो, डायलेक्ट, है ना, डायलेक्ट ऑफ ओल्ड इंग्लिश। भैया ओल्ड इंग्लिश का क्या डायलेक्ट होता है, कहोगे डायलेक्ट भैया क्या होता है, बोली, है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग कोई भी चीज को अलग अलग भाषा में अलग अलग मतलब अलग अलग जगह के लोग अलग अलग चीज जैसे बोलते हैं, जैसे अगर बात करोगे तो बिहार में लोग, है ना, बोलेंगे का हलवा, है ना, का हलवा, और वही कहीं और जाओ तो बिहार में ही अलग जगह जाओ, क्या हाल है बोल देगा कोई लोग, है ना, केना छिए, ठीक है, तो कहीं मैथिली में, लेकिन कहने का मतलब क्या है ना, कैसे हैं आप, ठीक है, वही बोलने का मतलब हुआ, ठीक है। सर इसका पीडीएफ मिलेगा, नहीं बाबू ये पीडीएफ हम नहीं दे सकते हैं, ये पीडीएफ आपको खुद से बनाना होगा, है ना, आज हम ये पीडीएफ देंगे, पता चलेगा सब लोग सेम टू सेम कॉपी करके पढ़ाने लग जाएंगे, ठीक है, तो ये पीडीएफ आपको देंगे नहीं, आप बहुत सारे जगह के चैनल वाले भी इस पीडीएफ को ले लेंगे, तो ये प्रॉब्लम होती है ना, और इसके लिए बहुत मेहनत लगा है इस पीडीएफ के लिए, ठीक है, हम सच बता रहे हैं, बहुत टाइम लगा है इसमें। चलो अब देखो, तो डायलेक्ट एक तरीके से ओल्ड इंग्लिश को ना 4 तरीके से बोला जाता था, मतलब कैसे कितने कितने तरीके से बोला जाता है, तो ओल्ड इंग्लिश को 4 तरीके से बोला जाता था। सबसे पहला है ना कैंटिस, दूसरा नॉर्थम्ब्रियन, चौथा है ना अमेरिकन, और पांचवा वेस्ट सेक्शन। यानी आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाएगा ओल्ड इंग्लिश के कितने डायलेक्ट हैं, तो आप बता देना 4 डायलेक्ट हैं। आपके परीक्षा में ये आ सकता है, ओल्ड इंग्लिश के कितने डायलेक्ट, तो 4 डायलेक्ट, कौन कौन सा, तो नाम याद रखिएगा, कैंटिस, नॉर्थम्ब्रियन, अमेरिकन और वेस्ट सेक्शन, बस ये नाम बस नोट कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा। बस याद करने का क्या है, यही ना बताएं याद करने को, और एक क्या बताए, डेट आपको याद रखने का, यानी ओल्ड इंग्लिश के बारे में बताए, बस 449 से लेकर 1066 याद रखिए। एंग्लो सेक्शन भी इसको कहते हैं और डार्क एज भी इसको कहते हैं, ठीक है, ये आपको बता दिए। उसके बाद ये जर्मन का ओरिजिनल लैंग्वेज है, ये भी बता दिए, और आपको बता दिए कि भैया डायलेक्ट जो है 4 है, कैंटिस, है ना, नॉर्थम्ब्रियन, अमेरिकन और वेस्ट सेक्शन, ये 4 इसका डायलेक्ट है, यानी 4 बोली है इसका। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा और कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो जानते हैं, ठीक है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो समझते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश, है ना, ओल्ड इंग्लिश का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब बहुत मजा आने वाला है, इस पॉइंट पे बहुत मजा आएगा सबको, है ना, सही बता रहे हैं। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश की क्या क्या विशेषताएं हैं वो आपसे पूछा जा रहा है। भैया ओल्ड इंग्लिश की क्या क्या विशेषता है, सच बताएं तो देखो, द राइटिंग सिस्टम ऑफ ओल्ड इंग्लिश इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम टुडे, है ना, जो राइटिंग सिस्टम है, आप ये सोचोगे कि ओल्ड इंग्लिश में भी ना भैया पहले भी तो ऐसे ही ना लिखा जाता, ओल्ड इंग्लिश मिडिल इंग्लिश करते रहते हैं, है ना, बांट दिया है कौन आके पता नहीं, तो ओल्ड इंग्लिश में भी तो ऐसे ही ना लिखा जाता होगा, ए बी सी डी, है ना, ऐसे ही लिखा जाता होगा, तो नहीं भैया ए बी सी डी ऐसे नहीं लिखा जाता था ओल्ड इंग्लिश में, आज से काफी डिफरेंट था, है ना, ओल्ड इंग्लिश में। आज तो मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग इस तरीके से सब कुछ लिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था ओल्ड इंग्लिश में। ओल्ड इंग्लिश में काफी राइटिंग सिस्टम भी बहुत अलग था, मतलब बहुत डिफरेंट था। देखिए द राइटिंग सिस्टम यूज्ड द रूनिक अल्फाबेट्स, आज हम लोग जो अल्फाबेट्स यूज करते हैं वो नहीं, पहले रूनिक अल्फाबेट्स यूज होता था, तस्वीरों का अल्फाबेट्स हम लोग जिसको कहते थे, है ना, आज तो अक्षर है, लेटर है, लेकिन पहले क्या होता था, तस्वीरों का अल्फाबेट होता था, रूनिक अल्फाबेट्स होता था, ठीक है। अब ये रूनिक अल्फाबेट्स क्या है, तो देखो ए जो ऐसे है ना, आज तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो लेकिन पहले ए ऐसे लिखते थे, बी आज ऐसे लिखते हैं, पहले बी ऐसे लिखा जाता था। अब इसमें देखो द रूनिक कैरेक्टर्स वेयर कंपोज्ड, है ना, कंपोज्ड ऑफ शार्प स्ट्रेट लाइन, है ना, विदाउट कर्व, है ना, यानी रूनिक लैंग्वेज में कहीं भी आपको कर्व नहीं दिखेगा, सब में देखो स्ट्रेट लाइन कहीं ना कहीं जाएगा घूमेगा, है ना, ऐसे कहीं भी कर्व नहीं दिखेगा, जबकि अपने लोकल लैंग्वेज में आज में देखो सब जगह कर्व दिखेगा, यहाँ पे भी कर्व दिख गया, यहाँ पे भी कर्व दिख गया, यहाँ पे भी सर कर्व दिख गया, यहाँ पे भी, लेकिन देखो ये प्राचीन लैंग्वेज है, इसमें कर्व नहीं होगा, सीधा सीधा स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, ये है रूनिक अल्फाबेट्स, ठीक है। तो ओल्ड इंग्लिश में कौन सा अल्फाबेट्स चलता है, तो रूनिक, है ना, इसमें रूनिक, है ना, रूनिक अल्फाबेट्स, ठीक है, अल्फाबेट्स, है ना, रूनिक अल्फाबेट्स यहाँ पे चलता था, ठीक है। इसमें कौन सा अल्फाबेट चलता था, अल्फाबेट, तो ये रूनिक अल्फाबेट चलता था। चलो
अब हम लोग एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, आपसे हम कुछ लिखवाते हैं, ठीक है, आपसे हम कुछ लिखवाते हैं, ठीक है। ये जो है पहले कैसा भाषा था, यहाँ पे ये भाषा था, इसको कहते हैं रूनिक अल्फाबेट। ओल्ड इंग्लिश में कौन सा अल्फाबेट है, तो भैया रूनिक अल्फाबेट है। आप इसको देख के अपना नाम लिखो, ठीक है, आप इसको देख के अपना नाम लिखो। चलो हम भी अपना नाम लिखते हैं, आप अपना नाम लिखो, कॉपी पर निकालो और आप अपना नाम लिखो एक अलग भाषा में, ठीक है, आज एक अलग भाषा सीख लोगे, ठीक है। देखो रूनिक अल्फाबेट में अपना नाम लिखते हैं, जैसे मेरा नाम क्या है, ADITYA, आदित्य, ठीक है। तो हम अपना नाम लिखते हैं, आप लोग अपना अपना नाम लिखो कॉपी पे, और तब मजा आएगा, देखना आपका नाम कैसा लगता है। तो मेरा ए है, ए ऐसे लिखा जा रहा है, ठीक है, AD हो गया, चलो ठीक है, ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, ऐसे ऐसे, ADI, आई कहाँ गया ये, अच्छा ये हो गया आई, टी कहाँ गया, है ना, टी हो गया ये, अरे वाह तीर का निशान है, चलो TY, वाई का मतलब, अच्छा चलो जी ये तो म्यूजिक का निशान है, ए, तो चलो जी ये हमारा ये आदित्य ये हुआ। आज हम लोग ये लिखते हैं, ठीक है, आज हम लोग ये लिखते हैं, लेकिन पहले हम लोग ये लिखते थे, ठीक है, पहले हम लोग ऐसे लिखते थे आदित्य, है ना, ये आदित्य है, ठीक है। सोचो, है ना मजेदार, मजेदार है ना, ये पहले चलता था ये अल्फाबेट्स। तो सोचो आज से कितना बदला है, पहले ऐसे होता था, है ना, बी वगैरह देखो ऐसे बी है ना, ऐसे बी है। आजकल अगर हम बड़ा में भी लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, कर्व रहता है। अभी पहले क्या था, कोन कोन बना होता था। बताओ, ये हम लोग इस टाइप का एफ लिखते हैं, ठीक है, थोड़ा सीधा एफ लिखते हैं, और ये ए है, ठीक है। तो कितना अलग हो गया भाषा, ठीक है, ये है रूनिक अल्फाबेट्स। चलो अपना नाम लिखे, थोड़ा सा अजीब लगा अपना नाम। अब देखो, अब है इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड द टू मेजर इन्फ्लुएंस वेयर लैटिन एंड स्कैंडिनेवियन। अब देखो ओल्ड इंग्लिश जो बना था ना, ओल्ड इंग्लिश होता है ना, अलग अलग भाषा पे अलग अलग भाषा का प्रभाव होता है, ठीक है। जैसे हिंदी भाषा में क्या दिखता है, संस्कृत का प्रभाव दिखता है। सर मेरा नाम गजब हो गया भैया, सही बात है, सबका नाम ही गजब, मेरा नाम तुमको अच्छा लग रहा था, सबका नाम ही गजब हो जाता है। अब देखो एक चीज देखो, है ना, कि ओल्ड जैसे होता है ना, ये हिंदी भाषा पे देखोगे संस्कृत भाषा का बहुत असर है, तो ऐसे इंग्लिश भाषा पे लैटिन और स्कैंडिनेवियन ये दो भाषा का बहुत असर है ना, बहुत इन्फ्लुएंस्ड है ना, इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, किसका, लैटिन भाषा का और स्कैंडिनेवियन भाषा का। अब देखो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर है ना, ओल्ड इंग्लिश का कुछ लिटरेचर है था, साहित्य वगैरह था, हालांकि बोला गया कि साहित्य कुछ ज्यादा खास नहीं, वो बहुत सारे वर्ड्स थे ही नहीं, तो अच्छा साहित्य नहीं बन सका। लेकिन फिर भी देखिए द लिटरेचर ऑफ एंग्लो सेक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, है ना, दो प्रकार के एंग्लो सेक्शन का क्या हुआ, लिटरेचर हुआ, ठीक है। एंग्लो सेक्शन यानी एक तरीके से क्या बोलते हैं इसको, ओल्ड इंग्लिश, ठीक है, ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश यहाँ पे हम बताए हुए थे ना, एंग्लो सेक्शन बोलो या ओल्ड इंग्लिश बोलो या डार्क एज बोलो, ठीक है। चलो द फर्स्ट इज दैट, है ना, मतलब बोल सकते हैं लिटरेचर जो है एंग्लो सेक्शन का दो टाइप्स में हम लोग बांटते हैं, दो प्रकार। पिछला साल ये सवाल पूछा था, ठीक है, इसलिए आज इस बार हम इस पॉइंट को भी ऐड कर दिए हैं, टू टाइप्स का होता है। द फर्स्ट इज दैट विच वाज, है ना, अनडाउटली ब्राउट बाय द जर्मनिक ट्राइब्स व्हेन दे इन्वेड इंग्लैंड। मतलब एक तरीके से बोल सकते हो लिटरेचर जो था ना इंग्लिश का, ओल्ड इंग्लिश का, वो दो प्रकार से बांटे। पहला वो जो जर्मनी वाले लोग जब आक्रमण किए थे इंग्लैंड पे तब जो लाए थे वो, और दूसरा है ना द सेकंड इज मैनिफेस्ट इन द सॉन्ग पोएम्स एंड रिलीजियस राइटिंग्स फाउंड इन मैन्युस्क्रिप्ट प्राउड, है ना, प्रोड्यूस व्हेन लिटरेसी कैम टू इंग्लैंड। जब लोग पढ़ने लिखने लगे इंग्लैंड में, तब वो लोग जो कविताएं कहानियां ये सब जो लिखे उससे भी कुछ साहित्य बना। तो दो प्रकार के साहित्य बना, पहला जो जर्मनी के लोग जो अपने साथ लाए थे वो, और दूसरा जो यहाँ के लोग जो खुद से पढ़ लिख के जब लाए थे। यहाँ पे मेनूस्क्रिप्ट क्या होता है बाबू, है ना, मेनूस्क्रिप्ट क्या होता है, मेनूस्क्रिप्ट क्या होता है ना, पांडुलिपि, ठीक है। पांडुलिपि क्या होता है, पांडुलिपि वो होता है जो हाथ से लिखा जाता है, खुद से, प्रिंट वगैरह करके नहीं, कहीं से किसी का कॉपी नहीं, मेनूस्क्रिप्ट हाथ से खुद से लिखा हुआ, ठीक है। जैसे देखो उस दस्तावेज को कहते हैं जो एक व्यक्ति या अनेक लोग द्वारा हाथ से लिखी गई हो, जैसे हस्तलिखित पत्र, है ना, हाथ से लिखा गया पत्र, इसको कहते हैं मेनूस्क्रिप्ट, जो हाथ से लिखा गया हो, कोई कहीं से कॉपी नहीं, कोई कहीं से ये नहीं है प्रिंट करवा लिया, ऐसा कुछ नहीं। प्रिंट किया हुआ या नकल करके तैयार सामग्री को पांडुलिपि नहीं कहते, यानी मेनूस्क्रिप्ट नहीं कहते। मेनूस्क्रिप्ट क्या होता है, रिटन बाय ऑन हैंड, खुद से लिखा गया हाथ से, उसको कहते हैं मेनूस्क्रिप्ट, है ना, हाथ से लिखा गया जो होता है उसको कहते हैं मेनूस्क्रिप्ट। अब देखो ऐसे ओल्ड इंग्लिश का कुछ मेनूस्क्रिप्ट है, वो है 4 मेनूस्क्रिप्ट, ठीक है। पहला कौन सा है, द बेवुल्फ, दूसरा है द जूनियस
तीसरा है द एग्जेटर बुक और चौथा है वार्सेली बुक। अब सोचो कि भाई इतना याद क्यों करें भाई, 10 से 12 मार्क्स है ना, मायने रखेगा। और हम बोलेंगे, ठीक है, हम बोलेंगे कि आप अगर आज का ये क्लास पूरा देख लेते हो, है ना, अब ज्यादा देर क्लास नहीं होगा, लगभग 45 मिनट और क्लास होगा और पूरा समाप्त हो जाएगा अब, ठीक है, और इसको पूरे अच्छे से देख लेते हो तो हम बता रहे हैं आपका दी बेस्ट स्टडी ऑफ इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है, दी बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो भैया यहाँ पे ओल्ड इंग्लिश का मेनू स्क्रिप्ट जो है हस्तलिखित जो था वो क्या था, हस्तलेख जो है वो है 4, है ना, ब्योबोल जो हाथ से लिखा गया। सोचो कोई कोई राइटर आए होंगे ओल्ड इंग्लिश में जो ये सब लिखे होंगे, ये 4 रचनाएं किए थे, है ना, कौन कौन सा, ये लिटरेचर है, द ब्योवुल्फ, द जूनियस, द एग्जेटर बुक और वार्सेली बुक, ठीक है, ये 4 मेनू स्क्रिप्ट है। आगे बढ़ते हैं, गोल्डन पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश। भैया अगला चैप्टर की शुरुआत होगी, लेकिन ये थोड़ा सा जान लीजिए, ओल्ड इंग्लिश का जो गोल्डन पीरियड, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का गोल्डन पीरियड कौन सा था। भैया बोला जाता है ना कि ये सुनहरा पल है ना, सुनहरा पल, तो ओल्ड इंग्लिश का भी ऐसा सुनहरा पल था, कौन सा, ठीक है, तो वो क्या था, द पीरियड ऑफ किंग अल्फर्ड कॉल्ड द गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, है ना। मतलब देखो भैया, इंग्लिश लिटरेचर का बात करें, गोल्डन पीरियड कब कहलाता, जब किंग अल्फर्ड जब शासन में थे, उस समय का जो है ना शासन को कहा जाता है गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। अब देखो, बिकॉज ही ट्रांसलेटेड, है ना, लैटिन वर्क्स इनटू वेस्ट सेक्शन। वेस्ट सेक्शन किसको कहते हैं, यानी एक तरीके से वेस्ट सेक्शन में, मतलब वेस्ट सेक्शन ओल्ड इंग्लिश डायलेक्ट है, ये ओल्ड इंग्लिश डायलेक्ट, चार आपको डायलेक्ट बताए थे, तो वही में एक वेस्ट सेक्शन था, कैंटिस था, है ना, नॉर्थम्बरियन था, ठीक है, तो उसी में से वेस्ट सेक्शन में बहुत सारी भाषाओं को क्या किया किंग अल्फर्ड, लैटिन भाषा, लैटिन उस समय बहुत पुराना भाषा था, लैटिन भाषा से इंग्लिश भाषा में कन्वर्ट करवा दिए बहुत सारे, मतलब एक तरीके से रचनाएं को, बहुत सारी रचनाएं कन्वर्ट कर दी। होता है ना कि जब आपका भाषा नया होता है, ठीक है, तो उस भाषा में बहुत सारे कुछ पढ़ने के लिए नहीं था, तो ये किंग अल्फर्ड क्या किया ना कि लैटिन भाषा के बहुत सारे लिटरेचर वगैरह पकड़े और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करवा दिए, इंग्लिश भाषा में बनवा दिए, ठीक है, तो अब इंग्लिश भाषा में वो सब बोले जाने लगा। अब देखिए, नो सिंगल लैंग्वेज हैज इन्फ्लुएंस्ड इंग्लिश एज मच एज लैटिन, मतलब समझो लैटिन भाषा के इतना कोई भी भाषा नहीं था जो इंग्लिश को इतना इन्फ्लुएंस किया होगा, यानी इंग्लिश जो है ना, लोग बहुत सारा लैटिन शब्दों का प्रयोग करने लगे, है ना। इन एंशिएंट टाइम्स, प्राचीन समय में देखो, लैटिन हैड द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेज, प्राचीन समय में लैटिन को वर्ल्ड लैंग्वेज बोला जाता था, विश्व की भाषा। पहले कौन था, इंग्लिश के पहले, इंग्लिश से पहले विश्व की भाषा लैटिन भाषा को ही बोला जाता था, है ना। लैटिन भाषा जो है, लैटिन की जो भाषा है वो वर्ल्ड लैंग्वेज बोला जाता था, ठीक है, आज तो इंग्लिश को बोला जाने लगा। अब देखो भैया, अब मिडिल इंग्लिश की शुरुआत करते हैं, यानी आपका पहला चैप्टर क्लियर है ना, जिसमें हम आपको मेन पॉइंट यहाँ पे लिख दिए हैं। दूसरा चैप्टर पे आते हैं बाबू, है ना। दूसरा चैप्टर हम लोग का क्या है, दूसरा चैप्टर है मिडिल इंग्लिश, ठीक है। 6 चैप्टर्स है जिसमें आप दूसरा चैप्टर पे आ गए हैं, और सब ये 3 चैप्टर खत्म होगा, उसके बाद इतना जल्दी जल्दी चैप्टर्स खत्म होगा, है ना, देखना, मिडिल इंग्लिश, ठीक है, मिडिल इंग्लिश। अब आप सब लोग मिडिल इंग्लिश का पीरियड जल्दी से कमेंट करो, है ना, इसका जो है पीरियड कौन सा है ना, इसका पीरियड क्या है, ठीक है, इसका पीरियड क्या है, इसका जो है कौन सा काल है, ठीक है, ठीक है, ये आपको बताना है। चलो जल्दी से आप लोग कमेंट करो, एडी कब से कब तक, ठीक है, हम भी थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, आप भी थोड़ा सा बताओ, ठीक है, कब से कब तक बताए हुए हैं, 2-3 बार बताए हुए हैं। कोई भैया पता है, 1150 से लेके 1500 तक, है ना, एडी 1500 तक, 1500 तक, ठीक है, को मिडिल इंग्लिश कहते हैं, ठीक है, यानी बहुत सारा इंग्लिश क्या हुआ, इंप्रूव हो चुका था यहां तक, है ना, क्योंकि मिडिल ओल्ड इंग्लिश में क्या था, बहुत सारे अलग अलग लिटरेचर को कन्वर्ट कर दिया था गया था इंग्लिश में, और लोग सीख भी रहे थे ना। तो अब चलते हैं मिडिल इंग्लिश पे, आते हैं मिडिल इंग्लिश पे। अब इसमें क्या है, एडी 1066 से 1150 तक फ्रेंच भाषा ज्यादातर जगह बोले जाने लगी थी, है ना, मतलब ओल्ड इंग्लिश यहाँ पे समाप्त हुआ था 1066 में, 449 से 1066 तक समाप्त हुआ, और 1150 तक फ्रेंच भाषा ज्यादातर जगह इंग्लैंड में बोली जाने लगी, है ना। अब क्या होता है, 1150 में वहां के पादरियों को लगा कि भैया इंग्लिश का वजूद तो खत्म हो जाएगी, इसलिए इंग्लिश में स्पीच देना, उपदेश देना शुरू किया, और इस प्रकार मिडिल इंग्लिश की शुरुआत हुई, है ना, इस प्रकार से मिडिल इंग्लिश की शुरुआत होती है।
ठीक है। तो मिडिल इंग्लिश का पीरियड है 1150 टू 1500, ठीक है, 1150 से 1500 तक। अब देखिए टू सिग्निफिकेंट इवेंट इन ऑफ मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश में दो सिग्निफिकेंट इवेंट होता है ना, दो महत्वपूर्ण घटनाएं होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहां से आपके परीक्षा में सवाल रह सकती है, ज्यादा चांस है, ठीक है। मिडिल इंग्लिश में टू इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इवेंट होता है, दो महत्वपूर्ण घटनाएं होती है। क्या होता है मिडिल इंग्लिश में पता है? सबसे पहला द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, ये प्रिंट करने का मशीन आता है। पहले बताओ, अगर हम ये किताब मान लो हाथ से अपने पास लिख लेते हैं, ठीक है, तो मेरे पास ही रहता, हम फिर 2 किताब लिख लेते, 3 किताब लिख लेते, तो बस उतना ही तक नहीं लिख पाते। अरे अब जो है ये तो लाखों की संख्या में बुक अभी सेल हो रहा है ना, ये जो बुक अगर बात करोगे हिंदी का, इंग्लिश का, ये सब जो हम लिखे हुए हैं, ये जो बुक अगर मानो हम लिखे हुए हैं, ठीक है, तो ये जो अगर हम लिखे हैं, तो ये बुक अगर हम खुद से हाथ से लिखते, अगर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी नहीं रहता, प्रिंट करने का क्षमता नहीं रहता, तो क्या होता? प्रिंटिंग मशीन ही नहीं रहता तो क्या होता? ये बुक हम 2-3 लिखते, 2-3 स्टूडेंट के पास दे सकते थे, इतने लाखों स्टूडेंट को बेच सकते थे नहीं ना, लाखों स्टूडेंट इससे फायदा नहीं ले सकते थे। क्यों? क्योंकि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी नहीं था। तो एक तरीके से दो इसमें मेन जो है ना घटनाएं होती है मिडिल इंग्लिश में। पहला क्या चीज? प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी बनता है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का आविष्कार होता है, ताकि क्या होता है कि बहुत सारी जो रचनाएं राइटर्स वगैरह करते हैं उसको एक तरीके से प्रिंट होकर अलग अलग जगह फैलता है, लोग उससे पढ़ते हैं, सीखते हैं और इंग्लिश को और इंप्रूव करते रहते हैं, ठीक है, उससे भी। तो एक तरीके से यहां पे पहला तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आया। दूसरा क्या आया? द ग्रेट वोवेल शिफ्ट, है ना, बहुत सारे वोवेल शिफ्ट भी हुआ, यानी बोलने का, है ना, कोई शब्द आप देखोगे हम कुछ और बोलेंगे, दूसरा लोग कुछ और बोलेंगे, तो एक टोन होता है अपना अपना, ठीक है। तो ऐसे ही अलग अलग भाषाओं में ना इंग्लिश को, मतलब जैसे अमेरिकन लोग इंग्लिश को अलग भाषा में अलग तरीके से बोलते थे, इंग्लैंड वाले लोग इंग्लिश को अलग तरीके से बोलते थे, और इंडियन में लोग इंग्लिश को अलग तरीके से बोलते थे, ठीक है। तो दो चीज इसमें होता है, पहला तो इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और दूसरा ग्रेट वोवेल शिफ्ट, ठीक है। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आता है, ठीक है, और ग्रेट वोवेल शिफ्ट, ठीक है, दो चीजें इसमें होता है। सबसे पहला क्या चीज? प्रिंटिंग, है ना, टेक्नोलॉजी, ठीक है, और दूसरा क्या होता है? ग्रेट वोवेल शिफ्ट, है ना। दो चीजें इसमें मेन इवेंट होते हैं, है ना, मेन इवेंट्स होते हैं इसमें, है ना, दो घटनाएं इसमें होती हैं। सबसे पहला प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और दूसरा ग्रेट वोवेल शिफ्ट। अब समझते हैं प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में क्या था। देखिए, द प्रिंटिंग प्रेस सेटअप बाय, है ना, विलियम कैक्सटन, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कौन सेटअप किए थे, यानी ये जो प्रिंटिंग का जो टेक्नोलॉजी बनाया वो कौन बनाया? तो उसका नाम था विलियम कैक्सटन। बहुत बार सवाल पूछा गया। इन इंग्लैंड, कहां पे आविष्कार हुआ था? इंग्लैंड में। कब हुआ था? एडी 1476, है ना, 1476 में, है ना। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कब आया? तो 1476 में। कहां पे? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में कौन किए, है ना? तो विलियम कैक्सटन, है ना, विलियम कैक्सटन, कैक्सटन जी, विलियम कैक्सटन जी यहाँ पे ये जो है आविष्कार किए थे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। कब? 1476, 1476 में, ठीक है। आपकी परीक्षा में अगर पूछा जाएगा तो आप आराम से बता देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ग्रेट वोवेल शिफ्ट अब क्या है? अब देखो, इट प्लेज ए हिस्टोरिकल, है ना, रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश। भैया इंग्लिश को विकास में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया कौन? प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। इससे क्या हो रहा था? प्रिंट हो जा रहा था, है ना। अब देखो आगे क्या है। The great vowel shift involve a series of pronunciation of the, है ना, English long vowels, है ना। The changes began in above, है ना, 1400 and were fully established by end of Middle English। अब देखो क्या होता है। अब एक चीज हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट रुकोगे? 1 मिनट बस, हम इसको कट करते हैं, ठीक है। एक हम थोड़ा सा एडिट किए थे कुछ कुछ चीजें, उसके बाद कुछ कुछ और अच्छा हो जाता। चलो ये वाला पीडीएफ, हाँ भैया मिडिल इंग्लिश में देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी तो ये जान लिए कि भैया दो दो जो है ना बड़ा ही सिग्निफिकेंट दो चीजें होती है, ठीक है। दो इवेंट इसमें होता है। सबसे पहला तो भैया प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आता है, जो 1476 में 1476 में विलियम कैक्सटन के द्वारा किया गया जाता है। इन्वेंशन, क्या चीज सेटअप किया जाता है? प्रिंटिंग प्रेस का। विलियम कैक्सटन इंग्लैंड में करते हैं, ठीक है। इससे इंग्लिश बहुत आसान हो जाता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा इवेंट क्या होता है? ग्रेट वोवेल शिफ्ट। ग्रेट वोवेल शिफ्ट में क्या होता है?
ग्रेट वोवेल शिफ्ट में क्या होता है, ग्रेट वोवेल शिफ्ट इन्वॉल्व सीरीज ऑफ प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश लॉन्ग वोवेल, है ना, लंबे लंबे जो वोवेल होता है, शब्द जो होते थे, जो स्वर वगैरह होते थे, उसके बोलने का कैसा टोन होना चाहिए, वो बहुत सारा ये बनता है ना। द चेंजेस बिगेन इन अबाउट 1400 से लगभग ये चेंजेस स्टार्ट हुआ, यानी 1150 से लेके 1500 तक मिडिल इंग्लिश रहा, और ये चेंजेस स्टार्ट हो गया था 1400 से लगभग ग्रेट वोवेल शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। 1150 यहाँ पे होगा, यहाँ बहुत ज़्यादा ही लिख दिए, ठीक है। 1150 से लेके, ठीक है, 1500 तक ये तो मिडिल इंग्लिश चला, तो समझो 1400 से स्टार्ट हो गया, यानी 100 साल तब भी था, ठीक है। ग्रेट वोवेल शिफ्ट आ गया। यानी ग्रेट वोवेल शिफ्ट में क्या हुआ था अगर समझना है तो देखो, इस समय के दौरान इंग्लिश में लंबे स्वरों यानी लॉन्ग वोवेल के उच्चारण में बड़ा जो है बदलाव आया, है ना। जैसे कि मतलब शब्दों का लिखना तो बड़ा मतलब वही रहा, मतलब शब्द वही रहता था, लेकिन बोलने का ढंग, तरीका थोड़ा सा बदल गया, ठीक है। इसको कहते हैं ग्रेट वोवेल शिफ्ट, यानी बोलने का तरीका बदला। जैसे कि बताएं, जैसे देखो पहले ना मिडिल इंग्लिश जब शुरुआती दौर में था तो वो, और जब मॉडर्न इंग्लिश यानी जब मॉडर्न मिडिल इंग्लिश खत्म होने वाला था, मॉडर्न इंग्लिश आ रहा था, उस समय क्या डिफरेंस आया। अब देखो, जैसे एक शब्द है टाइम, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, टाइम बोलते हैं ना, हम लोग टाइम बोलते हैं। अब देखो हम लोग नॉर्मली क्या है भैया, हम लोग भारतीय लोग हैं और हम लोग स्पेशली शुद्ध बिहारी आदमी हैं, ठीक है। तो हम लोग में क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे शब्दों को बहुत अलग तरीके से, अक्सर मेरे मुंह से सुनते होगा डाटा बोलते हैं, लेकिन क्या डाटा सही वर्ड है? नहीं, हमको भी पता है, ठीक है, डेटा होता है, लेकिन देखो क्या होता है ना कि हम लोग फ्लो में बोल ही देते हैं, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन भाई बात करोगे थोड़ा बहुत इधर उधर होगा ही हर हमेशा, जबकि पता होता है कि भाई वो गलत है, लेकिन फ्लो में वो निकलेगा, है ना, वैसा होता है बार बार। क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग का वो वैसा है, हम लोग उस सिचुएशन में रहे हैं, हम लोग वैसे जगहों पे रहे हैं कि भाई हम लोग का अपना अपना। ऐसे ही बताओ, इंग्लैंड में जो इंग्लिश बना, अब वही ना इंग्लिश धीरे धीरे अमेरिकन में गया, अमेरिकन, अब अमेरिकन लोग उसको अलग तरीके से बोलने लगे, तो वो उनका हो गया अमेरिकन इंग्लिश। अब भाई इंडिया के लोग जो हैं, नहीं ये हमारा, हम बोल रहे हैं तो हमारे लिए अलग नहीं होना चाहिए, हम भाई अमेरिकन जैसे, नहीं अमेरिकन में तो अलग बोला जाता है ना। अरे भाई ठीक है, वहां डेटा बोला जाता है, वहां डेटा बोला जाता है, हम अपने यहाँ पे डाटा ही बोलेंगे, बताओ, ठीक है। ये होगा हमारा इंडियन इंग्लिश, ठीक है। तो जैसे इंग्लैंड इंग्लिश था उसमें चेंजेस हुआ ना, मतलब अमेरिकन लोग अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लिए, ठीक है, लेकिन इंडिया के लोग ना थोड़ा ज़्यादा ही दूसरे देश से इन्फ्लुएंस होते हैं, इसलिए यहाँ पे ये सब चीज़ें होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये सब चीज़ें होता है थोड़ा ज़्यादा ही, कि देखोगे प्रोनाउंसिएशन को लेके ज़्यादा ही यहाँ पे बहुत ये सब चीज़ होता है ना। एक्सेंट, हाँ वही, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ये चीज़ होता है कि कौन क्या कैसे बोल रहा है, उसका तरीका क्या है बोलने का, है ना, कैसे प्रोनाउंसिएट कर रहा है, ठीक है। अब देखो जैसे कि टाइम है, हम लोग यहाँ पे टाइम बोलते हैं, ठीक है, हम लोग टाइम ही बोलते हैं, ठीक है, प्रॉपर हम लोग टाइम बोलते हैं। अब देखो वही जो मिडिल इंग्लिश में पहले क्या बोला जाता था, पुराना उच्चारण जो था वो क्या था, इसको टाइम को हम लोग टीम पढ़ते थे, है ना, टीम टीम टीम। अब देखो वही मॉडर्न इंग्लिश यानी मिडिल इंग्लिश जब ग्रेट वोवेल शिफ्ट हुआ, बोलने का थोड़ा तरीका वगैरह चेंज हुआ, तो उस समय टैम बोलते थे, है ना, द टैम इज, है ना, टैम बोलने लगे। उसके बाद हाउस, हाउस को हुस बोलते थे, अब हाउस, है ना, हाउस, दिस इज माई हाउस, ठीक है, हाउस। तो यहाँ पे ये बोलने लगे, मतलब हाउस है, हाउस वर्ड देखो, मीट अगर वर्ड है तो पहले मेट बोलते थे, है ना, अब बोलते थे मीट, है ना, अब बोलते हैं मीट। तो एक तरीके से थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है, ठीक है। तो यही था ग्रेट वोवेल शिफ्ट की प्रोनाउंसिएशन, बोलने का तरीका, ये सब थोड़ा सा चेंज हुआ, किसमें, मिडिल इंग्लिश में। तो दो बहुत ही बड़ी घटनाएं होती है, सबसे पहला प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आता है और दूसरा ग्रेट वोवेल शिफ्ट होता है। अब देखो उसके बाद क्या होता है भैया, मिडिल इंग्लिश के भी डायलेक्ट हैं, उस समय ओल्ड इंग्लिश के डायलेक्ट बताए थे 4, है ना, कैंटिस, नॉर्थम्ब्रियन, याद है ना, वेस्ट सेक्शन, ईस्ट सेक्शन, वो सब चीजें, ठीक है, वेस्ट सेक्शन, और उसके बाद अमेरिकन, ये 4 बताए थे। ओल्ड इंग्लिश के 4 डायलेक्ट आपको बताए थे, पहला नॉर्थम्ब्रियन, दूसरा वेस्ट सेक्शन, तीसरा कैंटिस और चौथा अमेरिकन। अब देखो मिडिल इंग्लिश के 5 डायलेक्ट है भैया, 5 बोली है, 5 तरीके से लोग बोलते हैं वह, है ना। तो अब देखो सबसे पहला नॉर्थम्ब्रियन जो था उसको भैया नॉर्थर्न कर दिया गया, वेस्ट सेक्शन था उसको साउथर्न कर दिया, कैंटिस जो था उसको कैंटिस ही नाम रहने दिया गया, और ये अमेरिकन जो था इसको 2 पार्ट में बांट दिया गया, ईस्ट मिडलैंड और वेस्ट मिडलैंड, ठीक है, यानी अमेरिकन जो था इसको 2 भाषाओं में बांट दिया गया, ठीक है। और मॉडर्न इंग्लिश हैज इवॉल्व फ्रॉम ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट, है ना, और मॉडर्न इंग्लिश बना है इस जगह से, है ना, इस बोली से मॉडर्न इंग्लिश यहां से बना है, ठीक है, अपना मॉडर्न इंग्लिश जो है बना है यहां पे, इससे,
ठीक है, ईस्ट मिडलैंड से डायलेक्ट से, इस डायलेक्ट से बना है अपना मॉडर्न इंग्लिश। ठीक है, तो आप याद रखिएगा ओल्ड इंग्लिश का क्या डायलेक्ट है और मिडिल इंग्लिश का क्या डायलेक्ट है। और अपना इंग्लिश कहां से बना है मॉडर्न इंग्लिश? ईस्ट मिडलैंड से। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा, बस कुछ ही देर में मिडिल इंग्लिश भी समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग चलेंगे मॉडर्न इंग्लिश पे। चलो देखो, मिडिल डायलेक्ट है ना, मिडलैंड डायलेक्ट बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल टू द पीपल ऑफ दिस एज, है ना। इस उम्र, इस एज में, यानी जो मिडिल इंग्लिश में जो रह रहे थे 1150 से लेके 1500 तक में, तो इस एज के लिए भैया जो ये जो था, ये जो डायलेक्ट था मिडलैंड डायलेक्ट, ये बहुत फेमस हो गया। अब देखो, अनदर डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन मिडिल इंग्लिश वाज दैट ऑफ लैटिन। लैटिन भाषा जो था उसका अभी भी डोमिनेंस चल रहा था, वो भी बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा था इंग्लिश को, उसके अनुसार भी इंग्लिश बदल रहा था। ओल्ड इंग्लिश को भी इन्फ्लुएंस किया था कौन? लैटिन भाषा। मिडिल इंग्लिश को भी बहुत ज्यादा प्रभावित किया। सम ऑफ वर्ड फ्रॉम लैटिन कैम डायरेक्टली बट सम इंटर्ड थ्रू फ्रेंच एंड वेयर वर्ड्स रिलेटेड टू साइंस, मेडिसिन, है ना, लॉ एंड लिटरेचर। बहुत सारा लैटिन भाषा सीधा सीधा इंग्लिश में आ गया और बहुत सारा फ्रेंच भाषा में पहले गया, लैटिन भाषा कन्वर्ट हुआ फ्रेंच में और फ्रेंच से आ गया फिर किसमें? इंग्लिश में। तो ऐसे करके लैटिन भाषा का इतना इन्फ्लुएंस था कि बहुत सारे शब्द इंग्लिश में सीधा सीधा लैटिन का ले लिया गया। अब देखो, सम ऑफ द बोरोड वर्ड आर, कुछ बोरोड वर्ड क्या क्या है पता है? जैसे हिस्ट्री, भैया इंग्लिश का अपना शब्द नहीं है, ये दूसरे भाषा से लिया गया है ना। इंडेक्स, है ना, इंटेलेक्ट, उसके बाद है लीगल, पिक्चर, जीनियस, समरी, है ना, सब्स्टिट्यूट, है ना, टेम्परेचर, मैग्नीफाई, प्राइवेट, ये सब जो है ना, ये सब जो वर्ड देख रहे हो, ये इंग्लिश का अपना वर्ड नहीं है। बोलोगे भैया हिस्ट्री अपना वर्ड है, नहीं है इसका अपना। प्राइवेट अपना वर्ड है, नहीं, ये दूसरे भाषा से लिया गया है। ठीक है, अब देखो, जैसे कि बहुत सारे शब्द ऐसे मिलेंगे जो अलग अलग भाषाओं से लिया गया है। ठीक है, वो सब भी आपको बताते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान लो, बस खत्म ही होने वाला है, फिर मॉडर्न इंग्लिश अभी स्टार्ट करेंगे। देखो, वेल नोन वर्क्स ऑफ दीज राइटर्स, ठीक है, कुछ कुछ काम भी किए मिडिल इंग्लिश में, कुछ कुछ राइटर भी हुए जो बहुत सारी रचनाएं भी किए। भाई रचना जो होता है ना, जो बहुत सारे लिटरेचर्स वगैरह आती है, वो अपने एक लैंग्वेज को स्ट्रांग बनाती है। ठीक है, तो बहुत सारी रचनाएं भी हुई थी इस मिडिल इंग्लिश में। जैसे चौसठ जी थे, है ना, चौसठ जी, है ना, कौन से एज के थे? तो भैया मिडिल एज के, है ना। द प्रोलॉग ऑफ, है ना, द प्रोलॉग ऑफ सेंटरबरी टेल्स, ये इनका एक रचना है। उसके बाद है द सेंटरबरी टेल्स, ये चौसठ जी का रचना है। ठीक है, पूछा जाएगा द सेंटरबरी टेल्स कौन लिखे हैं? तो भैया चौसठ जी लिखे हैं। आपसे पूछा जा सकता है गोवर जी क्या क्या लिखे हैं? तो भैया ये लिखे हैं मेडिटेंसिस, है ना, मेडिटेंटिस, है ना, उसके बाद है वॉक्स क्लेमेंटिस और कॉन्फेसियो एमेंटिस। ठीक है, ये गोवर जी का है। लैंगलैंड जी का क्या है? लैंगलैंड जी का लिखा हुआ कुछ है पियर्स द प्लोमैन, है ना, पूछा जा सकता है, ये सब पूछा गया है। पियर्स द प्लोमैन और द सेंटरबरी टेल्स कौन लिखे हैं? तो चौसठ जी लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद बाइबल को ट्रांसलेट कौन किया? ये भी इंपॉर्टेंट है, वाइक्लिफ जी किए हैं। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना है कि भैया बाइबल को ट्रांसलेट कौन किए है। ठीक है, बाइबल को इंग्लिश भाषा में कन्वर्ट कर दिए कौन? वाइक्लिफ। देखो, यानी अब देखो, जॉफरी चौसर, यानी ये जो चौसर जी हैं जो सेंटरबरी टेल्स लिखे हैं, जॉफरी चौसर इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। अगर आपसे पूछा जाएगा, ये सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट में लिखो भैया, इंग्लिश पोएट्री के फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कौन है और फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कौन है? फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, है ना, अंग्रेजी साहित्य के पिता और अंग्रेजी कविता के पिता कौन है भैया? तो वो है जॉफरी चौसर, याद रखेंगे, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉफरी चौसर जो है फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी है और फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री भी है। ठीक है, ये सब पॉइंट कॉपी में बना बना के लिखना। और बाइबल वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय वाइक्लिफ, बाइबल को ट्रांसलेट कौन किए? तो वाइक्लिफ जी ट्रांसलेट किए। ठीक है, तो चलो भाई, दूसरा चैप्टर भी हम लोग का क्लियर। चलते हैं अब तीसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर तो और जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा तीसरा चैप्टर, और उसके बाद चौथा, पांचवा, छठा तुरंत हो जाएगा। तीसरा चैप्टर मॉडर्न इंग्लिश। ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश। बताओ बाबू, इसका पीरियड क्या है? कब से कब तक ये चला, है ना, इसका पीरियड क्या है ना, इसका जो है पीरियड क्या है, बताओ जल्दी से। मॉडर्न इंग्लिश का क्या पीरियड है? जल्दी से बता दो। सर आई एम न्यू स्टूडेंट। बाबू निश्चिंत होकर पढ़ाई करो,
हम बता रहे हैं, आप और सब भी क्लास देख लेना एकदम, अगर मन नहीं हो, है ना, कि आदित्य भैया बहुत बढ़िया नहीं है, हमको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, जो जितना जरूरत है वो सब कुछ कर दे रहे हैं, आप कोई भी क्लास देख लेना, आपको स्टडी ऑफ इंग्लिश में जो हम दे रहे हैं ना, जितना अच्छे तरीके सारा कुछ इतना शॉर्ट में सब कुछ ऐड कर दिए हैं, तो वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगर इंटरेस्टिंग अगर इससे ज़्यादा बनाया जाएगा ना, तो अब बहुत सारा चीज़ें छोड़ दिया जाएगा। तो हम ज़्यादा भी इंटरेस्टिंग बनाने पे नहीं फोकस करें, हाँ इंटरेस्टिंग सब चीज़ों को बना दिए हैं, इतना बना दिए हैं जिससे आप आराम से पढ़ सकते हो। नहीं तो भैया इसका बुक देखोगे कहीं पे भी आपको कुछ वैसा इंटरेस्टिंग दिखेगा नहीं, प्रॉपर लाइन पर लाइन, लाइन पर लाइन है, कोई कुछ नहीं है। तो इतना बोरिंग है, इसको इतना आसान बना दिए ताकि 10 से 12 मार्क्स आपका आज क्लियर हो जाए। ठीक है, इसका पीरियड बताओ जल्दी से। इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश का कब से कब तक पीरियड है? कब से कब तक है मॉडर्न इंग्लिश का पीरियड? कब से कब तक है इसका पीरियड? तो भैया इसका पीरियड है AD 1500 और टिल नाउ, है ना, अब तक AD 1500 टिल नाउ। ये जो है किसका है? तो भैया मॉडर्न इंग्लिश का है। ठीक है, ये किसका है? मॉडर्न इंग्लिश का ये पीरियड है। ठीक है, यानी अब तक। तो यानी अब देखते हैं इस समय पे क्या है, इंग्लिश पूरा स्ट्रांग हो गया, एकदम फुल स्ट्रांग हो गया है। ठीक है, पूरा स्ट्रांग हो गया था इंग्लिश। अब देखो द इंग्लिश फ्रॉम 15th सेंचुरी टिल नाउ, यानी 15th सेंचुरी से अभी तक इज कॉल्ड मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश कहलाता है। पीरियड इसका क्या है? द पीरियड ऑफ मॉडर्न इंग्लिश इज फ्रॉम 1500 टू टिल नाउ, है ना, 1500 से अभी तक। दिस पीरियड इज डिवाइडेड इनटू मॉडर्न इंग्लिश 1 and 2। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सोशल, टेक्नोलॉजिकल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट। सामाजिक, तकनीकी और पॉलिटिकल विकास को देखते हुए इसको दो प्रकार से बांटा गया, मॉडर्न इंग्लिश 1 और 2, है ना। मॉडर्न इंग्लिश को, है ना, पार्ट 1, है ना, और इसको पार्ट 2, है ना, दो प्रकार से बांटा गया, मॉडर्न इंग्लिश 1 और 2। अब देखो इसमें क्या है, मॉडर्न इंग्लिश 1 और 2 क्या है, देखिए। द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंग्लिश 1 वाज लार्जली हेल्प्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन 1476। अब देखो 1476 में क्या होता है, 1476 में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आता है। ठीक है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आता है, ठीक है, प्रिंटिंग मशीन आता है। अब इस समय क्या था, 1476, यानी लगभग देखो 24 साल। ठीक है, मतलब तुरंत मिडिल इंग्लिश खत्म हो गया। तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का मेन बेनिफिट किसको हुआ? मिडिल इंग्लिश को नहीं, मिडिल इंग्लिश तो समाप्त हो रहा था, मेन बेनिफिट हुआ किसको? मॉडर्न इंग्लिश का। तो ये जो है यहाँ पे इसको बहुत हेल्प मिला। ठीक है, किससे? प्रिंटिंग से, है ना, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से जो हेल्प मिला उसको कहते हैं मॉडर्न इंग्लिश 1। ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश क्विकली एडॉप्ट वर्ड्स फ्रॉम लैटिन, फ्रेंच, ग्रीक, उसके बाद इटालियन, है ना, इटालियन, स्पेनिश एंड अदर लैंग्वेजेस टू एक्सप्रेस न्यू आइडियाज और टेक्निक्स। मॉडर्न इंग्लिश क्या करने लगा, तुरंत तुरंत और सब भाषाओं से अपनी अपनी शब्द को पकड़ने लगा, शब्द लाने लगा, है ना, और इंग्लिश को स्ट्रांग बनाने लगा। बहुत सारे विचार, बहुत सारी चीजों को बोलने के लिए शब्द नहीं था, तो मॉडर्न इंग्लिश बहुत सारे शब्द को अलग अलग भाषाओं से लाके इंग्लिश में यूज करने लगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो कुछ कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि भैया लाया गया था 16th और 17th सेंचुरी में। बहुत सारे शब्द हैं जो भैया बोरो किया गया था, है ना। भैया पूछा जाएगा इंग्लिश को स्ट्रांग कौन बना दिया, तो बोरोइंग, है ना। बोरोइंग जो आप देख रहे हो ये मतलब बहुत सारी जगह से शब्द को लाना, बोरो करना, है ना, लाना, कि भैया उधार दे दो हमको कुछ शब्द, है ना, उधार दे दो। इसके कारण इंग्लिश बहुत स्ट्रांग बन गया। ठीक है, अब देखो जैसे कि देखो लैटिन भाषा से, पता है लैटिन और ग्रीक भाषा से कौन कौन सा शब्द लिया गया? एडप्ट, एडप्ट वर्ड जो है ये क्या है? लैटिन भाषा का शब्द है, ये इंग्लिश में यूज करते हैं हम लोग। एप्रोप्रिएट, है ना, कैप्सूल, लूनर, वायरस, है ना, ये वायरस शब्द, वायरस वर्ड इंग्लिश का नहीं है, ये लैटिन भाषा का शब्द है आपका। देखो फ्रेंच भाषा का कौन है? एलो, है ना, एलॉय। बैटरी, चॉकलेट, पासपोर्ट, टिकट, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, लेकिन इंग्लिश में यूज करने लगे चूंकि बोरो कर लिया गया अलग अलग भाषा से। अब देखो जैसे कि हिंदी भाषा से, अच्छा हिंदी भाषा से देखो कौन कौन सा शब्द है जो अंग्रेजी भाषा में लिया गया, है ना, अंग्रेजी भाषा में लिया गया, मतलब अंग्रेज चोर है ना, अंग्रेजी भाषा चोर है, जो एक तरीके से हिंदी भाषा से भी कुछ कुछ शब्द ले लिया। अब कौन कौन सा शब्द लिया देखो, गुरु, है ना, इंग्लिश में भी बोल देते हैं गुरु, है ना, पंडित, है ना, सेपॉय, साड़ी, ठग, है ना, ठग बोलते हैं, ये सब शब्द है इंग्लिश भाषा जो है ना हिंदी भाषा से चुरा लिया। ऐसे ही भैया, है ना, अरेबिक, है ना, इटालियन, इस सब अरबिक से देखो सुल्तान, है ना, सुल्तान, शेख, है ना, अलजेब्रा, है ना, हर्सेस, है ना, ये सब जो है, ये सब क्या है, ये सब ये
अरबिक भाषा है, अरबिक भाषा को भी इंग्लिश चोरी कर लिया है ना, ले लिया अपने में। ऐसे ही भैया देखो डच है, स्पेनिश है ना, पर्शियन है, तुर्किश है, इन सब का कौन कौन सा भाषा है, देखो बाजार जैसे पर्शियन भाषा है ना, सोफा, शाह, दीवान, है ना, ये सब क्या है, ये सब पर्शियन भाषा है। तो इसको एक बार रोक के पढ़ लेना, ठीक है, इसको पढ़ लेना कौन सा शब्द कौन से भाषा से है। जैसे ब्रामडा देखो कौन सा है ना। ऐसे ही देखो भैया बनाना कौन से भाषा, स्पेनिश है ना, कॉफी तो भैया तुर्किश है ना। तो ये सब हम लोग का अलग अलग भाषाओं से लिया गया है शब्द। अब देखो वेल नॉन लिटरेरी वर्क्स इन दिस पीरियड, मतलब लिटरेचर पर देखिए इस पीरियड में यानी मॉडर्न इंग्लिश में, यानी 1500 से लेके है ना, 1500 से लेके टिल नाउ यानी अभी तक भैया कौन कौन सा, मतलब बहुत वेल नॉन, बहुत जाने माने जो रचनाएं हुई थी वो कौन कौन सा हुई थी, ठीक है, जो फर्स्ट में हुआ था ये मॉडर्न इंग्लिश 1 में। तो इसमें क्या क्या हुआ था देखो, एडमंड स्पेंसर जो थे वो क्या लिखे थे, फेरी क्वीन लिखे थे। ये फेरी क्वीन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, इसी टाइप का सवाल पूछता है कि फेरी क्वीन कौन लिखे, हु रोट दी फेरी क्वीन, तो आपको बताना एडमंड स्पेंसर। आपसे पूछा जाएगा डॉक्टर फॉस्टर कौन लिखे, हु रोट द डॉक्टर फॉस्टर, तो आपको बताना है क्रिस्टोफर मार्लोव लिखे हैं। एसेज कौन लिखे हैं, तो भैया एसेज लिखे हैं फ्रांसिस बैकन लिखे हैं। बेन जॉनसन क्या लिखे हैं, तो भैया वेलपोन है ना, वही बातचीत पाठ एक है ना, तो वो लिखे हैं बेन, उसमें है बेन जॉनसन का एक चर्चा है कि बेन जॉनसन क्या कहते हैं बातचीत के बारे में, है ना, तो यहाँ वही बात बेन जॉनसन है। वॉलपोन लिखे हैं ये। शेक्सपियर जी क्या लिखे हैं, शेक्सपियर जी का बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 है ना, 4 5 6 7 8 9 10, चलो 10 स्टार मार्क्स लगा दिए 10 स्टार मार्क्स लगा दिए। अब क्या चाहिए, मतलब आपके परीक्षा में आ रहा है, ठीक है, आ रहा है आपके परीक्षा में, समझ लो, याद कर लो भैया। शेक्सपियर जी क्या लिखे हैं, इसमें से कोई एक दे ही देगा, किंग लेयर, ये दे देगा किंग लेयर कौन लिखे हैं, तो भैया शेक्सपियर जी लिखे हैं। ऑथेलो कौन लिए हैं, लिखे हैं। मैकबेथ कौन लिखे हैं। द मर्चेंट ऑफ वेनिस कौन लिखे हैं, तो भैया ये कौन लिखे हैं, शेक्सपियर जी लिखे हैं, ठीक है। कितना स्टार है, 10 स्टार मार्क्स है, ठीक है। आपके एग्जाम में आ रहा है ये सवाल, निश्चिंत रहो, ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके परीक्षा में आ ही रहा है, मतलब 1 मार्क्स यहां से क्लियर है। अब चलो और बढ़ते हैं, मतलब ये सारी रचनाएं हैं जो कि ये लोग लिखे हैं, ठीक है, बस मॉडर्न इंग्लिश में। अब देखो आगे बढ़ते हैं। 18th सेंचुरी को हम लोग ऑगस्टन एज के नाम से भी जानते हैं। 18th सेंचुरी को हम लोग इसको बोलते हैं क्या चीज, 18th सेंचुरी को हम लोग बोलते हैं, अगर ये जो है 18th सेंचुरी को हम लोग ऑगस्टन एज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगस्त है ना, 18th सेंचुरी इज आल्सो नॉन एज, तो ऐसे आप सवाल रहेगा तो आप बता देना ऑगस्टन एज, है ना, ऑगस्टन एज। चलो उसके बाद बढ़ते हैं, है ना, द नीड्स ऑफ ए डिक्शनरी एंड ग्रामर वॉज फेल्ट ग्रेटली ड्यूरिंग दिस पीरियड, है ना। इस समय पर डिक्शनरी वगैरह की बहुत जरूरत पड़ा कि लोग ना बहुत सारे शब्द का मतलब नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि बहुत सारे शब्द अलग अलग भाषाओं से लाया गया, तब उसका मतलब नहीं पता था लोगों को, तो इसलिए डिक्शनरी लोग बहुत ज़्यादा इस समय जरूरत। अपने लोग भी देखे होंगे बचपन में आप लोग डिक्शनरी, अब तो लोग डिक्शनरी नहीं रखते हैं, लेकिन पहले डिक्शनरी का बहुत ज़रूरत हो गया था, ठीक है, सो दैट स्पेलिंग कुड बी स्टैंडर्डाइज एंड करेक्ट यूज ऑफ ग्रामर वुड बिकम पॉसिबल, सही सही ग्रामर का उपयोग हो सके, स्टैंडर्ड हो सके थोड़ा सा इंग्लिश, इसके लिए डिक्शनरी का यूज पढ़ने लगा। तो बहुत सारे लोग आए जो डिक्शनरी भी लिखे। अब देखो उसमें से डिक्शनरी कौन कौन लिखे। इन 1755 डॉक्टर सैमुअल जॉनसन रोट द फर्स्ट डिक्शनरी ऑफ द वर्ल्ड, है ना, नेम्ड ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, ये नाम का एक डिक्शनरी बना, है ना, जिसमें कंटेंट्स ओवर 1400 वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स, है 40,000 वर्ड था और उसका मतलब उसमें लिखा हुआ था। 40,000 शब्द था इसमें। ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज नाम का एक डिक्शनरी था, जो कौन लिखे थे, सैमुअल जॉनसन लिखे थे। फर्स्ट डिक्शनरी कौन लिखे, सैमुअल जॉनसन लिखे 1755 में, ठीक है। द वर्क्स टुक 7 ईयर टू कंप्लीट। ये जो ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, ये इसमें 7 ईयर्स लगे थे, 7 ईयर, है ना, 7 साल लगे थे इसमें, ठीक है। सोचो 40,000 वर्ड को तैयार करने के लिए। देखो सम बुक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर वेयर आल्सो रिटन बाय 18th सेंचुरी ग्रामरियन, है ना, बहुत सारे ग्रामरियन जो है 18th सेंचुरी में बहुत सारे और भी बुक्स वगैरह लिखे थे, है ना, ग्रामर का। देखो जैसे कि विलियम लॉकटन लिखे थे क्या चीज, प्रैक्टिकल ग्रामर ऑफ इंग्लिश टंग, है ना, इंग्लिश टंग, मतलब एक तरीके से बहुत सारे ग्रामर का भी बुक लिखा गया था। जोसेफ, है ना, प्रिस्टली क्या लिखा था, द रूडिमेंट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर,
उसके बाद देखो रॉबर्ट लोथ क्या लिखे थे, शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। उसके बाद जेम्स बुचानन क्या लिखे थे, द ब्रिटिश ग्रामर। उसके बाद देखो लिंडले मुर्रे क्या लिखे थे, है ना, लिंडले मुर्रे क्या लिखे थे, इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर नाम का एक बुक है, ठीक है, एक बोल सकते हैं ग्रामर का एक किताब है इंग्लिश ग्रामर करके, ठीक है। तो वो कौन लिखे हैं, लिंडले मुर्रे। चलो तो बाबू यहाँ पे हम ये सब तो बता दिए। अब कुछ चीज और है, बस ये चैप्टर भी एंड हो जाएगा, फिर अगला चैप्टर है ना, बस 2 लाइन और देख लो फिर अगला चैप्टर। इन 18th सेंचुरी, है ना, 18वीं सदी में क्या होता है, इंग्लिश है ना बिगेन स्प्रेडिंग बियॉन्ड इंग्लैंड एंड रीच ऑलमोस्ट एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, टर्निंग इनटू ए ग्लोबल लैंग्वेज। अब क्या होता है, यहां तक तो ठीक था, इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो गया, बहुत सारे डिक्शनरी छपने लगा, बहुत सारे ग्रामर का भी बुक लिखा गया, बहुत सारा प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज होने लगा। एक तरीके से बोल सकते हैं कि इंग्लिश पूरे विश्व में फैलने लगा, इंग्लिश बहुत पूरे विश्व में लोग यूज करने लगे इंग्लिश भाषा को, ठीक है। वेरियस सोशियो पॉलिटिकल इवेंट्स प्लेड ए रोल इन दिस, है ना, बहुत सारे, है ना, सामाजिक और राजनीतिक पहलू इसमें, मतलब सारे चीजें अब इंग्लिश में ही होने लगी, है ना। दिस इज बिगनिंग ऑफ मॉडर्न इंग्लिश टू, है ना, ये जो बिगनिंग था मॉडर्न इंग्लिश 2 का, कि भैया यहाँ पे इंग्लिश और ज्यादा फैलने लगा, स्प्रेड होने लगा, ठीक है, अलग अलग कॉर्नर में, अलग अलग कंट्रीज में इंग्लिश बोले जाने लगा, तो ये मॉडर्न इंग्लिश 2 हो गया। चलो तो भैया चलते हैं अब अगला चैप्टर पे, इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज। अब ये सब तो भैया बहुत छोटा छोटा चैप्टर है, 3 चैप्टर हो गया, 3 ही चैप्टर बाकी है और तीनों चैप्टर बहुत छोटा है, ठीक है। देखो तीसरा चैप्टर के बाद चौथा चैप्टर आ जाओ, इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, है ना, इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, है ना, इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, ठीक है, इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज अपना ये जो है क्या है, इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज अपना चैप्टर है, चौथा चैप्टर, ठीक है, इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज। चलिए अब इसको बहुत बढ़िया से समझाते हैं, ठीक है भैया। इसका मतलब क्या हुआ, एक वैश्विक भाषा के रूप में, है ना भैया। अब इंग्लिश ना इतना विशाल हो गया, अलग अलग देशों में अलग अलग लोग इसको प्रयोग करने लगे, बोलने लगे, अब इंग्लिश एक वर्ल्ड लैंग्वेज बन गया, ठीक है। पहले लैटिन भाषा, याद रखिएगा, लैटिन भाषा इंग्लिश से पहले वर्ल्ड लैंग्वेज का दर्जा रखता था, ठीक है, वो रखता था, लेकिन अब इंग्लिश इतना स्ट्रांग हो गया कि लगभग सब जगह वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में लैटिन भाषा की जगह पे अब इंग्लिश भाषा का यूज होने लगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब यहां पे देखते हैं, द मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज इन द वर्ल्ड टुडे इज इंग्लिश, है ना, सबसे ज्यादा जगहों पे जो बोले जाने वाला भाषा है वो कौन सा, इंग्लिश है। अब बताओ, आप हमें ये बात बताओ, आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा कौन सा भाषा बोला जाता है ना, सबसे ज्यादा, है ना, सबसे ज्यादा कौन सा भाषा बोला जाता है, आप हमें कमेंट करो, कौन सा भाषा लगता है कि हिंदी होगा, संस्कृत होगा, चाइनीज होगा, ये भाषा होगा, इंग्लिश होगा, कौन सा भाषा आपको लगता है, लैटिन होगा, है ना, स्कैंडिनेवियन होगा, उर्दू होगा, कौन सा भाषा लगता है जो सबसे ज्यादा बोला जाता है, कौन सा भाषा ऐसा लगता है जो सबसे ज्यादा बोला जाता होगा, बताओ कौन सा भाषा आपको लगता है जो सबसे ज्यादा बोला जाता है, जल्दी से बताओ भैया। इंग्लिश 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 इंग्लिश, सबका कहना है कि भैया इंग्लिश भाषा जो है ना वो ही लग रहा है, इंग्लिश ही होगा भैया, है ना सबको यही लग रहा है, लेकिन गलत हो आप, ठीक है, हिंदी इंग्लिश तो है ही नहीं। सबसे ज्यादा, है ना, मतलब नेटिव स्पीकर जो किसके पास है, तो वो चाइनीज के पास है, मतलब बट डज नॉट मीन दैट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर, मतलब एक तरीके से क्या है, वाइडली यूज, है ना, मोस्ट वाइडली यूज लैंग्वेज कौन सा है, सबसे ज्यादा जगहों पे बोले जाने वाला भाषा कौन सा है, इंग्लिश, लेकिन नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर इसके पास ज्यादा नहीं है। चाइनीज इंजॉय दिस प्रिविलेज, चाइनीज इस प्रिविलेज को मतलब इंजॉय करता है, मतलब सबसे ज्यादा कौन सा भाषा बोला जाता है, चाइनीज का जो भाषा है, चाइनीज लैंग्वेज, है ना, वो बोला जाता है। हिंदी, इंडिया में क्या है ना कि भैया हिंदी भाषा सब लोग जगह नहीं बोलता, तमिल में जाओ दूसरा भाषा, तेलुगु अलग भाषा, है ना, सब जगह अलग अलग भाषा, कन्नड़, है ना, कहीं गुजराती, कहीं अलग अलग भाषा सब चलता है, ठीक है, अलग अलग भाषा सब जगह चलते रहता है। तो एक तरीके से सिंपल आपको ये समझ में आ गया कि हिंदी भाषा तो नहीं है, ठीक है, इंग्लिश भाषा भी सबसे ज्यादा नहीं बोला जाता, सबसे ज्यादा बोला जाता है चाइनीज, है ना, क्योंकि चाइना में एक भाषा वही मेन है जो भाषा चलता है,
ठीक है, इसलिए वो भाषा का सबसे ज्यादा नेटिव स्पीकर है यानी वक्ता है। बट इंग्लिश इज स्पोकन ओवर मच लार्जर एरिया ऑफ द वर्ल्ड देन चाइनीज, है ना। चाइनीज सिर्फ चाइना में बोला जाता है, इंग्लिश लेकिन मच लार्जर एरिया, है ना, इंग्लिश बहुत सारे जगहों पे बोला जाता है ना। धरती का एरिया के रूप में बात करो तो चाइनीज यहाँ है तो यहीं पे बस बोला जाता है, लेकिन इंग्लिश पूरा दुनिया में बोला जाता है, ठीक है, किसी ना किसी रूप में बोला ही जाता है। देयर इज हार्डली एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, है ना, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश होगा, है ना, विच डज नॉट यूज इंग्लिश एज वन ऑफ दीज फॉर्म, है ना, इंग्लिश को किसी ना किसी रूप में नहीं यूज करता होगा, शायद ही कोई होगा। कोई लोग होता है जो मदर टंग मातृभाषा के रूप में यूज करता है, जैसे फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में, है ना, जिसको L1 कहते हैं, लैंग्वेज 1 के रूप में यूज करता ही है बहुत सारे लोग। जैसे हम लोग मातृभाषा के रूप में किसको, हिंदी का उपयोग करते हैं, तो कोई लोग मदर टंग के रूप में इंग्लिश को भी यूज करता है, कोई सेकंड लैंग्वेज के रूप में भी यूज करता है, जैसे हम लोग सेकंड लैंग्वेज के रूप में यूज करते हैं ना इंग्लिश को। कुछ लोग फॉरेन लैंग्वेज के रूप में भी, है ना, इसको यूज करता है, ठीक है, फॉरेन लैंग्वेज यानी FL, ठीक है। तो मतलब इंग्लिश को किसी ना किसी रूप में यूज करता है। अब इसी से सवाल आपके परीक्षा में बनता है, ठीक है, यहां से इस पॉइंट से। बस ये भी खत्म ही होने वाला है, ये भी चैप्टर। अब बोलोगे भैया 5-5 मिनट में चैप्टर, हाँ 5-5 मिनट में चैप्टर खत्म होगा, तीनों चैप्टर। देखो जी, पहला अपना क्या है, कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज ए वर्ल्ड फर्स्ट लैंग्वेज, है ना। कौन कौन सा ऐसा कंट्री है जहां पे इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में बोला जाता है, तो भैया देखो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, जैसे इंग्लैंड वगैरह इसी में आया, यूएसए यानी अमेरिका वगैरह आ गया, है ना, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, है ना, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये सब देश क्या है जहां पे फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में, मातृभाषा के रूप में, है ना, मदर टंग के रूप में इंग्लिश को अपनाया जाता है, ठीक है, तो याद रखेंगे। उसके बाद ऐसे कौन कौन से देश हैं जो भैया सेकंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को अपनाते हैं, जैसे इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया, नाइजीरिया, है ना, नाम्बिया, पाकिस्तान, इस सब जगह पे क्या है ना कि सेकंड लैंग्वेज के रूप में, द्वितीय भाषा के रूप में इंग्लिश का यूज करता है। और कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज ए फॉरेन लैंग्वेज, कुछ कुछ देश ऐसा है जो इसको विदेशी भाषा के रूप में यूज करता है, जैसे चाइना, जापान, UAE, है ना, सऊदी अरबिया, इजिप्ट, इराक, फ्रांस, जर्मनी, है ना, रसिया, है ना, ये सब देखो जर्मनी वाले भाई फॉरेन लैंग्वेज के रूप में अपनाता है, खुद यही यहीं के लोग सब था, है ना, यहाँ के डेनमार्क के, ये लोग जाके इंग्लिश बना दिया, अब अपने इंग्लिश को यूज़ नहीं करता है, सोचो यही लोग था, यही लोग की वजह से इंग्लिश बना, ये मारो इसको, ये लोग खुद इंग्लिश का ठीक से यूज़ नहीं करता है, ठीक है। रसिया, ये सब क्या है, ये सब जो है एक तरीके से फॉरेन लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश का यूज़ करता है। अब देखो, तो मतलब सब देश किसी ना किसी रूप में यूज करता ही है, पूरे शायद ही कोई ऐसा देश होता है। चलो बस इतना पढ़ना है, फिर अगला चैप्टर। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल और वर्ल्ड लैंग्वेज टुडे, सही बात है, इंग्लिश जो है एक राष्ट्रीय भाषा या फिर एक वैश्विक भाषा है। चाइनीज और, है ना, मैंडरिन, है ना, मैंडरिन जिसको कहते हैं ना, मैंडरिन, ये चाइनीज, कभी कभी ना हम पहले इसको मंदारियन बोलते थे, तो सो सॉरी अगर हमारे मुंह से कभी ऐसा निकला हो, है ना, मैंडरिन इसको कहते हैं भाई, चाइनीज बोलो या फिर मैंडरिन बोलो। तो भैया मैंडरिन जो लैंग्वेज है हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर, इसमें सबसे ज़्यादा बोले जाने वाले वक्ता है, सबसे ज़्यादा लोग इसको बोलते हैं, ठीक है, वो है मैंडरिन। अब चलते हैं आगे। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी ऑफ इंडिया आल्सो यूज्ड इंग्लिश एज देयर फर्स्ट लैंग्वेज, भैया देखो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो है वो इंडिया में क्या है, वो इंग्लिश अपना मातृभाषा, देखो एक तो एक बात समझ लो, जितने भी भारतीय है मातृभाषा उसका हिंदी है, ठीक है, भले वो बोलता हो ना बोल, मातृभाषा उसका हिंदी है, ठीक है। और लेकिन जो एंग्लो इंडियन है, मतलब जो एक तरीके से इंग्लैंड के थे और वो एक तरीके से यहीं पे रह गए और यहीं पे उसका मतलब एक तरीके से उसके पिताजी यहीं पे किसी शादी कर ली और यहीं पे एक तरीके से बस गए, तो अब उन लोग का मातृभाषा जो था, उन लोग का मातृभाषा इंग्लिश ही है, फर्स्ट लैंग्वेज उनका क्या है, इंग्लिश ही है, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल इंडियन है उसके लिए फर्स्ट लैंग्वेज कौन सा है, हिंदी है, ठीक है। देखो इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज टुडे, इंग्लिश सही बात है आज इंटरनेशनल लैंग्वेज, राष्ट्रीय भाषा है ना, अंतरराष्ट्रीय भाषा है। इट इज द लैंग्वेज ऑफ टेलीकॉम, ये टेलीकॉम का लैंग्वेज है, बैंकिंग में यूज होता है, ट्रेड में यूज होता है, मार्केटिंग में, कंप्यूटर में, इंटरनेट में, मेडिसिन में, एकेडमिक में, साइंटिफिक राइटिंग में, स्पोर्ट्स में, कोर्ट में, इंटरव्यू में इंग्लिश का ही यूज होता है, ठीक है। वी कैन से, हम लोग कह सकते हैं इंग्लिश इज ए विंडो टू द वर्ल्ड, है ना, इंग्लिश जो है दुनिया को खोलने वाली खिड़की है, कहीं भी चले जाओ, आपको इंग्लिश आता है तो आप आराम से कोई भी देश में रह लोगे, ठीक है, दुनिया की खोलने वाली एक खिड़की है इंग्लिश आज। चलो अगला चैप्टर पे बढ़ते हैं, चौथा चैप्टर, ठीक है, चौथा चैप्टर हो गया द स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा, ठीक है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा। आ जाओ पांचवा चैप्टर, द स्टोरी ऑफ इंग्लिश
ड्रामा, द स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा। ठीक है, अब चलते हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा को पढ़ते हैं। 1 मिनट, आप एक बार स्क्रीन पे देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, 1 मिनट बस। क्लास आई थिंक थोड़ा सा लंबा हो गया है, थोड़ा सा बस कुछ ही देर में समाप्त करती है ना, 15 से 20 मिनट में समाप्त हो जाएगा। क्योंकि लास्ट बस ये चैप्टर एंड हुआ, बस खत्म, मतलब वो चैप्टर और लास्ट चैप्टर में तो और दम नहीं है। बस ये चैप्टर एंड हो जाए, चलो। चलो जी, द स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा जानते हैं भैया। स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा, देखो ये ड्रामा वर्ड जो है ये कहां से लिया गया है। ये ड्रामा, ड्रामा का मतलब क्या होता है, अरे ड्रामा कर रहा है, नाटक कर रहा है तुम। ड्रामा का मतलब होता है, ड्रामा मतलब नाटक। ठीक है, तो ये नाटक वर्ड जो है, ड्रामा वर्ड जो है, कहां से लिया गया, कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड, है ना, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। ड्रामा वर्ड कहां से लिया गया, तो ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब क्या है, थिंग्स डन, मतलब कुछ चीज हो रहा है, क्या चीज में, एंड द थिंग्स इज डज एज विथ एक्टिंग, एक्टिंग के रूप में होता है। ड्रामा में क्या होता है, ड्रामा वगैरह पहले बहुत चलता था। ठीक है, ड्रामा एक्ट वगैरह किया जाता था। ठीक है, नाटक वगैरह चलता था जिसमें एक्टिंग के रूप में सब लोग अपना अपना कुछ ना कुछ किरदार निभाते थे। ठीक है, तो ये ड्रामा वर्ड ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है थिंग्स डन। द टू वर्ड ड्रामा एंड प्ले बोथ आर सिनोनिम। देखो ड्रामा का भी मतलब क्या है, नाटक, और प्ले का भी मतलब क्या है, ड्रामा का मतलब भी वही है और प्ले का मतलब भी सेम है ना। बोथ आर सिनोनिम, ये दोनों एक दूसरे का क्या है, सिनोनिम है। अगर आपसे पूछेगा ड्रामा का सिनोनिम क्या है तो आप बता दोगे प्ले। ठीक है, दोनों सिनोनिम है, दोनों का मतलब सेम है। बट इन आवर कंट्री, लेकिन अपने देशों में, द वर्ड ड्रामा इज मोर पॉपुलर देन द वर्ड प्ले, है ना। ड्रामा अपने लोग के देश में ज्यादा फेमस है, प्ले यानी नाटक, ये जो प्ले जो है उसके कंपेयर में ड्रामा वर्ड हम लोग ज्यादा अच्छे समझते हैं। ठीक है, अब देखो ड्रामा का ना कुछ कुछ एलिमेंट्स होता है, कुछ कुछ तत्व होता है। ठीक है, ड्रामा कैसे बनता है, ठीक है, ड्रामा कैसे बनता है, ड्रामा अगर कोई देखने गए हो कभी कभी अपने जीवन में देखे हो ड्रामा, ड्रामा कैसे होता है। ठीक है, नाट्य तत्व क्या क्या है, ड्रामेटिक एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, आपके परीक्षा में पूछ सकता है। राइट डाउन द ड्रामेटिक एलिमेंट, तो बस आपको यही लिखना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, बस ये 7 लिख दोगे मिल जाएगा नंबर। ठीक है, तो ड्रामेटिक एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला प्लॉट, कि भैया ड्रामा में क्या क्या होता है। ठीक है, ड्रामा में होता है प्लॉट, यानी कुछ ना कुछ कथा वस्तु होगा, कि कुछ ना कुछ कहानी स्टोरी तो होगा ना ड्रामा का, कि किस चीज़ के ऊपर है, आर्मी के ऊपर है, कुछ गरीब लोग के ऊपर है, राजा रानी के ऊपर है, क्या चीज़ के ऊपर है। तो पहले ड्रामा का एक प्लॉट होगा, फिर कैरेक्टर होगा, यानी उसको निभाने वाले कुछ लोग होंगे। ठीक है, ये सब एलिमेंट उसके तत्व हैं। अब भाई ड्रामा का कुछ कहानी है, लेकिन उसमें कुछ तो किरदार होंगे ना, डायलॉग होंगे, कुछ तो डायलॉग होगा कि भाई 2.5 किलो का हाथ है सांबा, है ना, कितने आदमी थे, ये सब क्या डायलॉग था, जो जिससे एक तरीके से थोड़ा हंसी, थोड़ा अच्छा लगता है और आगे बढ़ते जाता है ड्रामा। ठीक है, गेस्चर, हाव भाव, है ना, मतलब एक तरीके से आप जो चीज़ निभा रहे हो ड्रामा में, जो चीज़ का रोल अदा कर रहे हो, वैसा हाव भाव भी होना चाहिए। आप दिखा रहे हो कि आप सैड हो, आप चेहरा पे मुस्कान, बहुत दुख है भाई साहब, बहुत दुख है ना, कितना दुख है, मजा आ रहा है, बहुत दुख है, ऐसे थोड़ी होता है। दुख है तो आपको वहाँ पे दुख वाला, वहाँ पे हंसने का क्या जरूरत है। ठीक है, तो आपका गेस्चर भी वैसा होना चाहिए। उसके बाद क्या है, सीन, है ना, सीनिक इफेक्ट, है ना, इसका मतलब क्या होता है, दृश्य प्रभाव, मतलब वैसा इफेक्ट भी होना चाहिए, वैसा असर भी डालना होता है। ठीक है, ड्रामा में म्यूजिक, है ना, बहुत सारा क्या होता है, संगीत भी चाहिए, तब तो इस बहुत अच्छा लगेगा ड्रामा। उसके बाद क्या है, सोलिलोक्यू, है ना, इसका मतलब होता है स्वागत भाषण, मतलब एकदम लास्ट में खड़े हुए और हम अपने तरीके से बता दिए कि बहुत अच्छा, बहुत मतलब एक तरीके से कुछ चीज़ सुना दिए, है ना, कि देखिए ये सब जो प्रस्तुत किए थे बहुत अच्छा था मेरे तरफ से, आप सारे लोग को उम्मीद करते हैं अच्छा लगा हो, है ना। तो ये सब हम लोग का ड्रामेटिक एलिमेंट्स है। ठीक है, प्लॉट, कैरेक्टर्स, डायलॉग्स, गेस्चर, है ना, सीनिक इफेक्ट, है ना, और म्यूजिक और सोलिलोक्यू, ये हमारा हो गया क्या चीज, ड्रामेटिक एलिमेंट। ड्रामेटिक स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है ना, मतलब नाट्य संरचना क्या होता है, ड्रामेटिक स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो इसमें होता है
एक्सपोजिशन, कैसे कैसे हम लोग का ड्रामेटिक स्ट्रक्चर, कैसे कैसे ड्रामा, जैसे एक मूवी में क्या होता है भाई, पहले सब लोग आता है, पहले इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये 4 लोग हैं, उसके बाद थोड़ा सा भाई कुछ बहुत झमेला हो गया, फिर भाई बहुत कठिनाई आ गया, अब तो मार देगा गुंडा, है ना। अब उसके बाद क्या होता है, थोड़ा सा कोई हंसी मजाक वाला किरदार आ गया, है ना, हंसी मजाक करवा दिया, फिर तुरंत आया कि बहुत कंक्लूजन आ गया, है ना, कि अब चलो ये हो गया लास्ट का सीन, है ना। तो ऐसे होता है, जैसे मूवी वगैरह में होता है, इसमें भी वही चीज होता है कि भैया कंपोजिशन का मतलब होता है शुरुआत, यानी शुरुआती जहाँ पे इंट्रोडक्शन वगैरह होता है, पात्र से मिलाया जाता है वो। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन, अब यहाँ पे बाधाएं आती है, कॉम्प्लिकेशन का मतलब उलझन आया, संघर्ष हुआ, कुछ ना कुछ हीरो के साथ कुछ हो जाएगा, मेन किरदार में होगा उसको कुछ हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशन। क्राइसिस, अब यहाँ पे कुछ क्या होगा, क्राइसिस आ जाएगा, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, यानी बहुत बड़ा संकट आ जाएगा, मान लो विलन जो है किसी को मारने के लिए चल दिया है, ऐसा समझ लो, ठीक है। उसके बाद है डिनाउंसमेंट, है ना। डिनाउंसमेंट का मतलब सिंपल समझो कि भैया जो संकट आया, अब विलन मारने चला गया, तो डिनाउंसमेंट का मतलब उसका समाधान क्या है, उसका उपाय भी तो हीरो ढूंढेगा। उसके बाद क्या है, कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी का मतलब एक तरीके सिंपल समझो कि भैया दुखद बात, ठीक है। कैटास्ट्रॉफी का मतलब दुखद, विनाश, भाई कुछ अजीब हो गया, भाई मार दिया, है ना, हीरो के भाई को ही मार दिया, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद है ना कंक्लूजन की, चलो भाई अब पूरा ये जो कहानी है, लेकिन लास्ट में पता चला कि वो हीरो का असली भाई ही नहीं था, वो विलन जो था वही उसका अपना भाई था, ठीक है। तो ऐसा बात, कंक्लूजन कुछ निकल गया अलग से ही, ठीक है। तो ये हम लोग का ड्रामेटिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा कौन कौन सा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ ड्रामा, ड्रामा भी ना अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे मूवी वगैरह भी अलग अलग प्रकार, कुछ हॉरर होता है, कुछ कॉमेडी वाला होता है, कुछ सैडनेस होता है, सैड वाला होता है, कुछ लव स्टोरी होता है, अलग अलग होता है। तो वैसे ही ट्रेजेडी, है ना, एक ड्रामा का टाइप है ट्रेजेडी, है ना। ट्रेजेडी का मतलब होता है बहुत दुखद, है ना, दुखद ड्रामा, जिसमें बहुत सारा दुख वो सब कुछ इसमें वर्णन रहता है, बहुत दुख इसमें, दुखद नाटक इसको कहते हैं, क्या चीज, दुखद नाटक इसको कहते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद कॉमेडी को क्या कहते हैं, हास्य नाटक, इसमें कॉमेडी हंसी मजाक सब होता है। ट्रेजिक कॉमेडी इसमें दुख भी है और नाटक भी है, बहुत सारा जगह पे होता है, बहुत सैड स्टोरी रहता है, लेकिन हंसी मजाक के साथ, कभी कभी कुछ कुछ हंसी, जॉनी लीवर आ जाएगा, ठीक है, वैसा वैसा। फिर उसके बाद फार्स, ठीक है। उसके बाद फार्स यानी प्रहसन, मतलब एक तरीके सिंपल समझो ना कि ओवर एक्टिंग, है ना। फार्स हमारे कोचिंग, हमारा जो एक ऑफलाइन कोचिंग है समस्तीपुर में, साईं साम्राज्य करके, हम लोग तो खैर पटना में है अभी, लेकिन समस्तीपुर में भी हम लोग का ऑफलाइन कोचिंग है, पटना में भी खुलने वाला है, ठीक है। तो एक तरीके से देखो, ये जो उसमें एक बहुत अच्छा फार्स यहाँ पे बनाए थे, मतलब जो ओवर एक्टिंग टाइप का, है ना, कि बहुत अलग तरीके से, है ना, बहुत अच्छा लगा था हम लोग को। तो जैसे कुछ होता है ना कि हमारे सर जो है ना ऐसे हैं, है ना, कुछ ओवर एक्टिंग टाइप का, तो वो भी एक बहुत अच्छा नाटक होता है फर्स्ट। उसके बाद है मेलोड्रामा। मेलोड्रामा मतलब थोड़ा सा उदासीन, थोड़ा सा दुख दर्द, है ना, मतलब भावनात्मक, मेलोड्रामा बड़ा दिल से जुड़ा हुआ नाटक। उसके बाद क्या है ना, मस्क्यू, है ना, इसका मतलब होता है सिंपल कठपुतली, आप देखते होंगे काठ पहन के या कुछ अजीब कपड़ा पहन के कुछ नाटक वाटक कर रहा है, उसको कहते हैं, ठीक है, कठपुतली। उसके बाद वन एक्ट प्ले, एकांकी, जैसे सिपाही की माँ देखे होंगे, चैप्टर पढ़ाए थे आपको, मतलब एकांकी है ये, सिंपल एक कहानी का मतलब एक ही और रहेगा। जैसे मूवी वगैरह में क्या होता है, 2 3 का बात होता है ना, पहले क्या हुआ, उस उधर का कुछ और सीन दिखा रहा, उधर का कुछ और सीन, नहीं, इसमें वन एक्ट प्ले में एक ही दृश्य चलता रहता है, ठीक है। चलो तो ये हो गया टाइप्स ऑफ ड्रामा, ठीक है। तो ये हो गया ड्रामा का कुछ एलिमेंट्स, स्ट्रक्चर और टाइप्स ऑफ ड्रामा, ठीक है, याद रखेंगे ये चीजें, कॉपी में नोट करके याद, बस ये बताएंगे और उसके बाद ये पूरा खत्म होगा, फिर अगला चैप्टर स्टार्ट होगा। देखो जी, द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी, है ना, ट्रेजेडी यानी दुखद वाला जो है इंग्लिश ट्रेजेडी था ड्रामा, वाज गॉर्बोडुक। गॉर्बोडुक क्या है, फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी ड्रामा है, ठीक है, गॉर्बोडुक नाम है ड्रामा का। एंड इट वाज रिटेन बाय थॉमस सैकविल एंड थॉमस नॉर्थन, है ना, थॉमस नॉर्थन और थॉमस सैकविल मिलके गॉर्बोडुक के लिखे, और गॉर्बोडुक जो है फर्स्ट ट्रेजेडी है, दुखद नाटक, पहली कौन सा है, गॉर्बोडुक है, याद रखेंगे, है ना। उसके बाद है द फर्स्ट कॉमेडी ड्रामा वाज रोस्टर डॉस्टर। रोस्टर डॉस्टर जो है फर्स्ट कॉमेडी ड्रामा है, इसमें बहुत हंसी मजाक होता है। एंड इट वाज रिटन इन 1550, है ना, 1550 में लिखा गया था निकोलस उडाल के द्वारा, है ना, निकोलस उडाल लिखे हैं रोस्टर डॉस्टर। आपसे पूछा जाएगा ऐसे ही, रोस्टर डॉस्टर कौन लिखे हैं, तो भैया निकोलस उडाल लिखे। तो ये फर्स्ट कॉमेडी ड्रामा कौन सा है, तो रोस्टर डॉस्टर। कब लिखा गया, 1550 में, 1550 में, ठीक है। थॉमस नॉर्थन और थॉमस सैकविल मिलकर क्या लिखे, तो गॉर्बोडुक। ये क्या है, तो फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी है, ठीक है। तो यही सबसे सवाल बनता है ना। अब देखो, रोमांटिक फॉर्म ऑफ ड्रामा वाज एस्टेब्लिश्ड बाय शेक्सपियर,
है ना, शेक्सपियर के द्वारा रोमांटिक फॉर्म ऑफ ड्रामा भी आया, ठीक है, मतलब जिसमें बहुत सारा रोमांटिक फॉर्म रहता है, जैसे कि दिल से कनेक्ट होने वाला चीज़ें हैं, ठीक है, कभी बहुत दुख वाली चीज़ें, ये सब चीज़ बहुत सारा शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया। आप देखिए द इमीडिएट, है ना, प्रेडिसेसर्स ऑफ शेक्सपियर, है ना, हु वेयर नॉन एज यूनिवर्सिटी विट्स, यूनिवर्सिटी विट्स वो कहलाते हैं जो शेक्सपियर से भी पहले जो ये सब ड्रामा लिखते थे उसको कहते हैं, जैसे कि दे वेयर जॉनी लिली, है ना। अब ये देखो जॉन लिली जो है ना, ये जॉन लिली जो है ये यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से जाने जाते हैं, थॉमस कैड, है ना, जॉर्ज पेल, रॉबर्ट ग्रीन और उसके बाद क्रिस्टोफर मार्लोव, ये सबको हम लोग कहते हैं एक साथ में, इसको कहते हैं यूनिवर्सिटी विट्स, ठीक है। अब देखो इंग्लिश ड्रामा रीच द हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग द रेन ऑफ, है ना, रेंज ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, है ना। देखो रेगन ऑफ किसका, क्वीन एलिजाबेथ। अब देखो क्वीन एलिजाबेथ के समय में इंग्लिश ड्रामा बहुत हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचा था, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं शेक्सपियर के बारे में। यहाँ से तो भाई बहुत ज़्यादा सवाल, ये तो भाई मतलब एक तरीके से हमको जब बोलोगे जितना स्टार हम उतना स्टार दे देंगे, ठीक है, बस उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, अगला चैप्टर स्टार्ट होगा। शेक्सपियर वाज बोर्न इन 1564, याद रखिएगा, एंड डाइड इन 1666, 1616 में, 1564 में इनका जन्म होता है और 1616 में इनका निधन हो जाता है, याद रखिएगा, ये है शेक्सपियर जी, ठीक है। अब इनकी कुछ कुछ रचनाएं इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, कौन कौन सा, हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ, जूलियस सीजर, किंग लेयर, मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड यू एज यू लाइक इट, मिडसमर नाइट ड्रीम, है ना, ये सब इनकी रचना है। तो हम इसमें 10 स्टार मार्क्स पहले भी लगाए थे, अभी भी लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई ना कोई एक जरूर आपसे पूछ लेगा, ठीक है, कोई ना कोई एक आपसे जरूर पूछ लेगा कौन लिखे हैं। अब जैसे पूछा जा सकता है द वेस्टलैंड कौन लिखे हैं, द वेस्टलैंड कौन लिखे हैं, तो टी.एस. एलियट जी लिखे हैं, वही टी.एस. एलियट जो मैकाविटी द मिस्ट्री कैट लिखे हैं वही, ठीक है। आर्म्स एंड द मैन ये कौन लिखे हैं, तो भैया इसको लिखे हैं जी.बी. शॉ। उसके बाद पूछा जा सकता है तुगलक कौन लिखे हैं, तुगलक लिखे हैं ग्रिश कर्नाड। उसके बाद है चित्रा एंड रेड ओलेंडर कौन लिखे हैं, तो इसको लिखे हैं रविंद्रनाथ टैगोर, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। चलो ये आपको याद रखना है। अब जैसे देखो इन सब चीज़ों को कॉपी में नोट करके रखोगे और बराबर इसको देखना पड़ेगा आपको, तब याद होगा। हाँ कुछ लोग अगर इसका नोट्स खोज रहे हो ना, तो इसका नोट्स सिंपल बात बोले ना तो आपको इसी में मिल जाएगा, इस ये वाला बुक में ना प्रॉपर एक एक लाइन जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, सेम टू सेम लाइन हम यहाँ पे लिख के दिए हुए हैं इसमें, ठीक है। अगर आपको दिखाएं तो इसमें हम सेम टू सेम एक एक लाइन वैसे ही देख रहे हो, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का एक एक लाइन वैसे ही करके लिख के इसमें दिया हुआ है, ठीक है, एक एक लाइन वैसे ही करके लिख के इसमें भी दिया हुआ है, ठीक है, बुक में। अब देखो लास्ट अपने लोग का चैप्टर है स्टोरी ऑफ नॉवेल, है ना, इन इंग्लिश, स्टोरी ऑफ नॉवेल इन इंग्लिश, छठा चैप्टर, ठीक है, 6 नंबर चैप्टर है स्टोरी ऑफ नॉवेल इन इंग्लिश, ये तुरंत खत्म हो जाएगा। स्टोरी ऑफ नॉवेल इन इंग्लिश, है ना, स्टोरी ऑफ नॉवेल इन इंग्लिश, ठीक है भैया। अब नॉवेल का क्या स्टोरी है ना, ये नॉवेल का, अभी तो हम लोग किसके बारे में जाने, अभी हम लोग ड्रामा प्ले के बारे में जाने, ठीक है। अब नॉवेल के बारे में जानते हो, उपन्यास के बारे में, ठीक है, ये अंतिम चैप्टर है। अब बस इसको भी समझ लो, आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश पूरा ही खत्म हो जाएगा। चलो जी, व्हाट इज नॉवेल, सबसे बड़ी बात होती है भैया नॉवेल क्या होता है, नॉवेल क्या होता है, उपन्यास क्या होता है। लोग अपने बारे में या जो चीज उनसे कनेक्टेड होता है उन सब चीजों को वो लिखते हैं उपन्यास में, ठीक है। देखिए व्हाट इज नॉवेल अगर सवाल है तो नॉवेल इज ए वाइटल रिकॉर्ड, है ना, एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है ऑफ व्हाट वी सी, जो हम लोग देखते हैं, फील अनुभव करते हैं, थिंक सोचते हैं, एंड लर्न फ्रॉम लाइफ, और जो जीवन से सीखते हैं उसी को तो उपन्यास में लिखा जाता है जी, ठीक है। इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ, है ना, थ्रू द मीडियम ऑफ लैंग्वेज, है ना, ये एक तरीके से लाइफ का एक्सप्रेशन है, लाइफ को उसमें लिखा जाता है, लाइफ के बारे में लिखा जाता है, ठीक है। और वो क्या है, मीडियम ऑफ लैंग्वेज है, एक तरीके से थॉट, है ना, ऑफ लाइफ थॉट द मीडियम ऑफ लैंग्वेज, मतलब अपनी भाषा के रूप में उसको लिखते हैं अपने जीवन के विचारों को। अब देखिए जैसे कि आपसे सवाल इसमें कहाँ से पूछा जाएगा, देखो जैसे कि आपसे पूछा जाएगा फादर ऑफ, है ना, हिस्टोरिकल नॉवेल कौन कहलाते हैं, तो भैया याद रखिएगा सर वॉल्टर स्कॉट।
आपसे पूछा जा सकता है पॉइनियर ऑफ मॉडर्न नॉवेल कौन है, तो भैया बुनियान है। आपसे पूछा जा सकता है फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल कौन है, तो भैया रिचर्डसन है। बहुत बार ये रिचर्डसन वाला पूछा गया है, फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल। तो इसमें से कोई भी दे सकता है। फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल कौन है, तो सर वॉल्टर स्कॉट। ये सब तो रटना पड़ेगा, याद करना होगा, है ना। पॉइनियर ऑफ मॉडर्न नॉवेल कौन है, तो भैया बुनियान। फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल कौन सा है, तो रिचर्डसन, ठीक है, रिचर्डसन। अब चलते हैं आगे। अब कुछ कुछ और है पॉइंट, बस उसके बाद खत्म ही हो जाएगा। देखो, मुल्लक राज आनंद, राजा राव और एंड आर के नारायण आर सेड टू बी द ट्रियो ऑफ इंडियन नॉवेल, है ना। इन तीनों को ट्रियो कहा जाता है, ठीक है। मतलब ये ट्रियो मतलब तीन लोग हैं, इसको ट्रियो कहा जाता है, ठीक है। क्या चीज, किनको, मुल्लक राज आनंद, राजा राव और आर के नारायण, इनको ट्रियो ऑफ इंडियन नॉवेल कहा जाता है। मतलब ये इंडियन नॉवेल के तीन ऐसे लोग हैं जो इंडियन नॉवेल को बनाए, मान लो ऐसा, ठीक है। अब देखो, द फर्स्ट इंडियन नॉवेल इन इंग्लिश वाज राजमोहन वाइफ, है ना। इंग्लिश नॉवेल का जो है ना, फर्स्ट इंग्लिश नॉवेल का जो बोल सकते हैं कि फर्स्ट नॉवेल जो है वो कौन सा है, इंडियन इंग्लिश नॉवेल जो है फर्स्ट कौन सा है, भारत में पहली अंग्रेजी नॉवेल उपन्यास कौन सा है, तो वो उस उपन्यास का नाम है राजमोहन वाइफ। उपन्यास का नाम क्या था, राजमोहन वाइफ। ये कौन लिखे हैं, बाय बंकिम चंद्र, रिटन इन 1864। बंकिम चंद्र जी लिखे हैं 1864 में, है ना। फर्स्ट इंडियन नॉवेल कौन सा है, फर्स्ट इंडियन नॉवेल कौन सा है, इंग्लिश नॉवेल, तो भैया फर्स्ट इंडियन इंग्लिश नॉवेल कौन सा है, तो राजमोहन वाइफ। कौन लिखे, बंकिम चंद्र लिखे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब लिखे, 1864 को। अब बस लास्ट हम लोग का ये है कि भैया फेमस नॉवेल और उनके राइटर्स कौन कौन से हैं। कुछ कुछ फेमस नॉवेल हैं और उनके राइटर्स कौन कौन से हैं। जैसे देखो यहाँ पे ये जो रचना है इसको ये सब लिखे हैं। जैसे देखो, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, इसको बुनियान जी लिखे हैं। जैसे टॉम जॉन्स कौन लिखे हैं, हेनरी फिल्टिंग लिखे हैं। उसके बाद प्राइड एंड प्रिजुडिस, इसको कौन लिखे हैं, तो ये लिखे हैं जैन ऑगस्टिन। उसके बाद यहाँ पे एवानो और उसके बाद है कैनिलवर्थ, है ना, इसको कौन लिखे हैं, आइवेनो और कैनिलवर्थ, इसको कौन लिखे हैं, सर वॉल्टर स्कॉट। उसके बाद हम लोग का है डेविड कॉपरफील्ड और पिकविक, है ना, पिकविक पेपर्स, इसको कौन लिखे हैं, तो चार्ल्स डार्विन। पहले तो हम लोग ये डेविड कॉपरफील्ड पढ़ाते भी थे। डेविड कॉपरफील्ड कौन लिखे हैं, तो चार्ल्स डार्विन। उसके बाद हम लोग क्या है, मुल्लक राज आनंद जो लिखे हैं कूली अनटचेबल, पूछा जा सकता है कूली अनटचेबल कौन लिखे हैं, भैया मुल्लक राज आनंद। पूछा जा सकता है सरपेंट एंड द रोप कौन लिखे हैं, तो भैया इसको लिखे हैं, है ना, कांतापुरा राजा राव। उसके बाद है द गोल्डन गेट और द एंड ए सुटेबल बॉय, ये दो रचना है, द गोल्डन गेट और सुटेबल बॉय, इसको कौन लिखे हैं, तो विक्रम सेठ। आपसे पूछा जा सकता है द गोल्ड ऑफ ए स्मॉल थिंग कौन लिखे हैं, अरुंधति रॉय। उसके बाद पूछा जा सकता है एडवेंचर ऑफ, है ना, रॉबिन्सन क्रूसो कौन लिखे हैं, तो भैया डैनियल डॉफी लिखे हैं, द एडवेंचर ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो, है ना। रॉबिन्सन क्रूसो जो थे, जो जंगल में रहे थे, उसको कौन लिखे हैं, तो डैनियल डेफॉय लिखे हैं, है ना। उसके बाद द गाइड कौन लिखे हैं, तो आर के नारायणा लिखे हैं, आर के नारायणा, ठीक है। और आपका इसी के साथ में आपका ये 6 के 6 चैप्टर कंप्लीट होती है। यानी जो भी आपको क्लास 12 में पढ़ना था स्टोरी ऑफ इंग्लिश में, वो पूरा का पूरा बुक आपको एक क्लास में कंप्लीट करवाए हैं, ठीक है। थोड़ा सा लंबा क्लास जरूर हुआ, लेकिन हम आप सबको लिए जो भी अवेलेबल करवाना था वो सारा अवेलेबल करवा दिए। अब एक क्लास और लगेगा, है ना, कुछ दिन में हम वो भी क्लास प्लान करेंगे। एक क्लास में सारा क्वेश्चंस आप सबको करवा देंगे, मतलब इसके जितने भी सवाल पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं, सारा ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, सारा बढ़िया से सब्जेक्टिव वगैरह हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं सबको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, है ना। थोड़ा सा, है ना, आज मेरा भी वो नहीं हुआ पूरा क्लास में कहीं भी एनर्जी वगैरह कम नहीं, भाई क्लास लेना है तो मस्त क्लास लेना है। सब कुछ आसान करके दिए, कुछ कुछ पॉइंट आपको याद रखना होगा, जैसे कि भाई ओल्ड इंग्लिश के बारे में, मॉडर्न इंग्लिश के बारे में, मिडिल इंग्लिश के बारे में, पीरियड वगैरह याद करना होगा, 449 से कब तक, है ना, ये सब आपको याद रखना होगा। कुछ कुछ रचनाएं, कुछ कुछ जो राइटिंग्स है, कुछ कुछ जो लिटरेचर वगैरह है, किसको कौन लिखे हैं, वो सब आपको याद करना होगा, ठीक है। तो ये सब जरूरी है बाबू, ठीक है। इसलिए ये सब अच्छे से कर लेना, अच्छे से कंप्लीट कर लेना, ये आप सबके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी बच्चे हमारे ऐप पर अभी तक नहीं अवेलेबल है ना, ऐप पर क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किया हो, तो आप याद रखो ये सब जो क्लास देख रहे हो ना, इससे भी बेहतरीन बेहतरीन क्लास आपको एजुकेशन वाला ऐप पर मिलेगा। आप लास्ट टाइम पे अगर आप क्रैश कोर्स हम लोग के साथ आ जाते हो, ठीक है, लास्ट टाइम पे अगर क्रैश कोर्स में अगर हम लोग के साथ आ जाते हो, तो हम लोग के सारे टीचर,
है ना। हम लोग इसी तरीके से पढ़ाते हैं क्रैश कोर्स में। आप एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल करोगे, है ना, हम लोग का ऐप का नाम क्या है, एजुकेशन बाबा। एजुकेशन बाबा ऐप पर आपको क्रैश कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। एजुकेशन बाबा ऐप पर आपको क्रैश कोर्स मिल जाएगा और वहां पे क्रैश कोर्स बढ़िया से, चाहे आप साइंस से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, ठीक है, चाहे आप आर्ट से हो। क्लास 10th का भी अब स्टार्ट हो गया है, क्लास 11 क्लास 12 सबका स्टार्ट है, क्लास 10th 12th सब, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सब में अलग अलग टीचर, बढ़िया इतने सारे टीचर मिलके पढ़ा रहे होते हैं बैच में। और क्रैश कोर्स में आपको वो मिलेगा अलग लेवल का कंटेंट, है ना। तो आप अभी जाके एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल करिए और कोर्स ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पे चाहिएगा तो कॉल भी करके हमारी टीम से बात कर सकते हैं, ठीक है। अब अभी तो बहुत रात हो गई है, लेकिन नॉर्मली दिन वगैरह में करेंगे तो आपको हमारी टीम आपको गाइड कर देगी। अभी आप सिंपल एजुकेशन बाबा ऐप पर जाकर वहां से कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक दिन तो किसी ना किसी दिन मिलेंगे हम लोग संपूर्ण हिंदी व्याकरण में, और एक दिन मिलेंगे कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर के क्लास में। पूरा हिंदी ग्रामर एक क्लास में, पूरा इंग्लिश ग्रामर एक क्लास में कंप्लीट, ठीक है। बस आप लोग को बने रहना है, सब्सक्राइब करके रख लेना है, ताकि हम भी आप सबके लिए ऐसे ही पढ़ाए, मेहनत करें। आप सब भी मेरे से 2 गुना मेहनत करो, ठीक है, मेरे से 3 गुना मेहनत करो, ठीक है। चलो जी, तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। हम लोग आप सबसे मिलते हैं। अगर आपको इसका नोट्स वगैरह चाहिए हो तो आपको ये बुक में मिल जाएगा। ये बुक आप एजुकेशन बाबा ऐप से ऑर्डर करोगे, आपके घर पे 3-4 दिन में पहुंच जाएगा ये बुक, ठीक है। चलो, तो बस इस क्लास में बस इतना ही। क्लास जैसा भी लगा होगा नीचे प्लीज आप सारे लोग कमेंट करिएगा आपको क्लास कैसा लगा, ठीक है, क्योंकि हम जानना चाहते हैं आज का ये क्लास आप सबको अगर अच्छा लगेगा तो हम ऐसे ही कंप्लीट वाला क्लास लाएंगे, है ना, मतलब कंप्लीट ग्रामर, कंप्लीट व्याकरण ऐसे करके, ठीक है। चलो जी, आज के इस क्लास में बस इतना ही। टाटा बाय बाय।